हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। हमारे 11th स्टैंडर्ड में आईटीजे मैथमेटिक्स में जो चैप्टर आपका चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसी के आज टॉपिक ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंसाइटफुल टॉपिक हैं, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन पर क्वेश्चंस बनते हैं और इनसे कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी या फिर एक बेसिक रिप्लेसमेंट यानी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू को x प्लस आयोटा y से या इसे आर्गेंट प्लेन में शिफ्ट करके जहां आप स्ट्रेट लाइन, सर्कल या कोनिक सेक्शन को आर्गेंट प्लेन में देखते हो, उन पर्सपेक्टिव से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो बहुत सारे तरीके होते हैं स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के। इन अप्रोचेस से जैसे कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी, स्टैंडर्ड बेसिक मेथड या फिर आर्गेंट प्लेन में इन्हें विजुलाइज करना, तो वन ऑफ द मेथड्स जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो होगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी के थ्रू इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना, जो कि बेस्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। और इसी के साथ साथ हम एक और मजेदार सा टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे जो कि होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसी लेक्चर में आज हम आर्ग्यूमेंट के बारे में भी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर जाएंगे। अभी तक जो मैंने आर्ग्यूमेंट की एक बेसिक सी बात की आपसे, अभी तक वो हमने बहुत डिटेल में बातें नहीं की, एक सुपरफिशियल आइडिया अभी तक हमने लिया है। आज बहुत डिटेल में, बहुत क्लैरिटी के साथ आप समझेंगे कि एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट को कैसे विजुलाइज किया जाता है और चीजें कैसे होती हैं। इन सारी बातों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आईआईटी जेईई, नीट, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीयूईटी, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल, पूरा पैकेज एब्सोल्युटली नो कॉस्ट पर। यानी यकीन करिए स्टूडेंट्स, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा मतलब ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कोई पैकेज नहीं है। पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं, आप चाहें तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या फिर आप चाहें तो हमारा आईआईटी जेईई के लिए जो डेडिकेटेड चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी नीट, वहाँ पर सारा कंटेंट प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज्ड है और वेबसाइट पर भी चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप कहीं से भी लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो आईआईटी जेईई का मॉड्यूल है ये आपको क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करता है। हम सबसे पहले तो ये इंश्योर कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि हम आपको हर चैप्टर के हर कंसेप्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पाएँ। उनके एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वीडियोस को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में बनाकर, और ना सिर्फ हमारा फोकस थ्योरी को अच्छे से क्लियर करने पर है बल्कि इन थ्योरी के एप्लीकेशंस यानी कई सारे न्यूमेरिकल्स, कई सारे एप्लीकेशंस, कई सारे क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस, जिसमें ऑफ कोर्स हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि उस टॉपिक की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करवा दी जाए ताकि आप बहुत अच्छे से और क्लैरिटी के साथ उस टॉपिक को मजबूती से समझ पाएँ। यानी टॉपिक के कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जामिनेशन है जहाँ पर न्यूमेरिकल्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको डेवलप करने का हमारा मोटिव रहेगा। हर टॉपिक के कंप्लीशन में आपको उसकी डीपीपी दिखाई देगी। डीपीपी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये डीपीपी डाउनलोड करके आप उस टॉपिक को और कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को और मजबूत बना सकते हैं। ना सिर्फ डीपीपी बल्कि डीपीपी का भी वीडियो सोल्यूशन हम आपको क्रिएट करके देंगे ताकि आप आसानी से, अच्छे से उन टॉपिक्स को समझ पाएं और उन क्वेश्चंस के नए पर्सपेक्टिव, अप्रोचेस को अलग तरीके से देख पाएं। आप हमसे अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, वहाँ क्लिक करके आप हमें अपने डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके डाउट्स भी हम रिजॉल्व करके रिवर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर देने के लिए हम आपको 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं हर चैप्टर पर, जिसे ऑफ कोर्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब हर टॉपिक पर 100 क्वेश्चंस जैसा सॉर्ट ऑफ हम आपके लिए अपलोड कर दें ताकि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ और हर तरह के क्वेश्चंस का एक्सपोजर ले पाएँ, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। आपके लिए आने वाले वक्त में, चूंकि हम थ्योरी लेक्चर्स के दौरान तो ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं टॉपिक वाइज, बट चैप्टर वाइज भी हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आप निश्चिंत रहिए, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम लॉन्च करेंगे। यानी आप हर चैप्टर पर टेस्ट देकर अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि आप उस चैप्टर में कहाँ स्टैंड करते हैं, ताकि आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सेल्फ असेसमेंट कर उस चैप्टर पे अपनी और रिविजन या प्रिपरेशन या स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर पाएँ और प्रैक्टिस करके उस चैप्टर को और कंसोलिडेट बना कर पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी क्लैरिटी चाहिए, उसे हम टाइम पर लेकर आते रहेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए और आप अपनी तैयारी पूरे फोकस्ड मैनर में कंटिन्यू कर पाएँ।
इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स एक और ज़रूरी बात, हम आपको वन शॉर्ट रिविजन भी क्रिएट करके देंगे, यानी हर चैप्टर का एक वन शॉर्ट रिवीजन, एक प्रेसाइज टू द पॉइंट वन शॉर्ट रिवीजन, जिसे देखकर आप अच्छी क्लैरिटी डेवलप कर सकते हैं और उससे देखकर ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आप कॉन्फिडेंटली अपनी एग्जामिनेशन हॉल में हर चैप्टर को रिवाइज करके जा सकते हैं। आपके लिए जेईई मेंस और एडवांस के मॉक टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे ताकि आप आसानी से पेपर में जब एक्चुअल एग्जामिनेशन आप हॉल में जाएं तो आप अपनी गलतियां सारी मॉक्स के दौरान ही कर चुके हो, ताकि वहां एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर रहे हो एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि आप एक अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक हासिल कर पाएं। ये सारे मोटिव और इंटेंट के साथ ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको IIT JEE का हमारा मॉड्यूल डिलीवर करता है एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ऐसी बातें की थी जिस पर हमने डिस्कशन किया था कि यहीं से हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को एक्सटेंड करेंगे, और इस कंसेप्ट पर हमने जो बेसिक सी स्लाइड सी सुपरफिशियल टच किया था इस पॉइंट को कि सर देखो, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर दो डिस्टेंसेस Z1 और Z2 का मॉड बेसिकली होता क्या है सर, Z1 और Z2 का मॉड मतलब डिस्टेंस, आई होप आपको याद आ रहा है। तो उनकी जो डिस्टेंस है वो इंडिविजुअल उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है हमेशा ज़्यादा होगी, मतलब उनके इंडिविजुअल डिस्टेंसेस का सम हमेशा उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंसेस से बेशक ज़्यादा होगा। ये पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट्स, बस इसी पॉइंट को भी समझ लेना ज़रूरी है क्योंकि यहीं से ट्रायंगल इनइक्वालिटी इवॉल्व होती है या इसका ओरिजिन होता है। कैसे, बात को बहुत ध्यान सुनिए। मान लो आपका ये है लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 यहाँ कहीं आर्गेंट प्लेन में, और आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 यहाँ कहीं आर्गेंट प्लेन में। अब आप सोच के बताओ, आप Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो वही आ जाने वाली है। क्या ये बात समझ आ रही है? और अगर आपसे मैं Z2 का मॉड पूछता हूँ तो ये, और Z2 का मॉड पूछता हूँ तो ये, आपको ये बातें समझ आ रही हैं? अब आप बेशक सोच के बताओ ना, अगर आप ओरिजिन से Z2 की डिस्टेंस निकालो और ओरिजिन से Z1 की डिस्टेंस निकालो और इन दोनों का इंडिविजुअल सम करो तो वो क्लियरली Z1 और Z2 के बीच के डिस्टेंस से तो ज़्यादा ही आना है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? इस बात का तात्पर्य बस इतना सा है कि सर किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। बस इसीलिए इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? बस उसी से आज की कहानी शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं इस पार्ट को आप ध्यान से देखें और इसे समझें, और इसी से हम अपना डिटेल्ड डिस्कशन शुरू करेंगे। क्विकली गिव अ लुक एट इट। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, और डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चीज़ें समझें तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे। बस यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जहाँ जिस भी थ्योरी को, जहाँ जिस भी प्रूफ को हमें जो भी कंसेप्ट के थ्रू प्रूव करना सही लगेगा हम वैसे कर लेंगे। या तो हमें ऑयलर फॉर्म हेल्प कर रहा होगा तो ऑयलर की हेल्प ले लेंगे, जहाँ पोलर, जहाँ आर्गेंट, जहाँ कार्टेशियन, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी हमारी हेल्प करेगी हम उसे ले लेंगे। जैसे सीधी सी बात अभी हमने सीखी क्या कि सर आपका हमेशा ये जो है क्या Z1 और Z2 का जो सम है वो हमेशा आपके Z1 और Z2 के इंडिविजुअल मॉड के सम से हमेशा कम होगा। और एक और बात आप समझो स्टूडेंट्स, बड़ी छोटी सी बड़ी सिंपल सी बात है, हम ये बात भी जानते हैं, हम बड़ी बेसिक सी बात जानते हैं कि सर देखो आप सिंपल सी बात है, इन दोनों साइड्स का सम दोनों साइड्स के इंडिविजुअल डिफरेंस के सम से तो हमेशा ज़्यादा ही होगा। क्या ये बात आपको पता है? सर ये तो बिल्कुल होना तय ही है ना, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। इन दोनों का इंडिविजुअल सम है, मतलब इसके मॉड का और इसके मॉड का सम, और वो बेशक इन दोनों के मॉड्स के डिफरेंस से तो ज़्यादा ही होगा ना। तो बड़ी बेसिक सी अंडरस्टूड सी बात है, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं। मतलब ऐसी बात है कि दो पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम उन दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ के डिफरेंस से तो हमेशा ज़्यादा होगा। या पॉजिटिव की जगह मैं और क्लैरिटी के साथ कहूँ तो दो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ का सम हमेशा उन दोनों नॉन नेगेटिव वैल्यूज के डिफरेंस के मॉड, आई होप आप समझ पा रहे हो, मॉड भी उसे क्या बनाएगा, नॉन नेगेटिव ही रखेगा, उससे तो हमेशा ज्यादा या इक्वल ही होगा। बस ये बेसिक सी बात है जो मेरे ख्याल से इंट्यूशन बेस पर समझी जा सकती है। इसके लिए कोई मैथमेटिकल प्रूफ लेने की जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर यहाँ तक चीजें समझ आई हैं तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो बड़ी सिंपल सी बात आपको कंक्लूड करके समझाना चाह रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 Z2 के मॉड से, Z1 प्लस Z2 के मॉड से, एंड मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। क्या ये बात आपको समझ आई? बड़ी सॉर्टेड सी सुलझी हुई सी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इनको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुना, इसका क्या मतलब है सर? इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इस बात को ऐसे नहीं सोच सकते क्या, जैसे समझो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो लगा हुआ है Z1 प्लस Z2 का मॉड, और सर इसका आपने लिख दिया स्क्वायर। क्या आपको एक छोटी सी बात याद है जिसको हमने बहुत डिटेल में कई बार डिस्कस किया है कि सर Z का
अगर मॉड ऑफ जेड का आपसे कोई स्क्वायर पूछे तो आप उसे कहते हो मॉड ऑफ जेड इंटू, आई एम रियली सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इंटू जेड बार। यहाँ पे कोई मॉड नहीं है, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और उससे अगर उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दे तो वो उस मॉड उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या बात आपको याद है? आई होप आपको याद आ रहा होगा। एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सीधी सी बात है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल कर देता है। बस इसी बात को यहाँ पर देखा जाए तो सीधी सी बात स्टूडेंट्स, अगर z1 प्लस z2 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करें तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ z1 प्लस z2 आपका एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया है ना? और बस इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसमें इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देना है। तो z1 प्लस z2 का अगर मैंने कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया तो इसका कॉन्जुगेट, आई होप आप समझ पा रहे हो कॉन्जुगेट कितना सॉर्टेड सा है सर, वो इंडिविजुअली हर एलिमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो उसको आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी हर जगह क्या हो जाता, माइनस। इतना सुलझा हुआ सा एक्सप्रेशन है। आई होप आप बातें क्लियरली समझ पा रहे हो बिना किसी कंफ्यूजन के, और यही बात यहाँ पर आपको लिखकर समझाई गई है। देखो जरा यहाँ से, z1 प्लस माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर इज गोइंग टू बी दिस, विच इज क्लियरली एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आपके पास लिख दिया। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो बहुत ध्यान सुनिए, आपने क्या लिखा सर, आपने लिखा z1 प्लस z2 आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले प्लस लेके बात कर लेते हैं, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है z1 का बार प्लस z2 का बार। तो इससे क्या सर, मेरे ख्याल से इससे तो सर बात बन गई ना। क्यों बात बन गई, जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। पहले आप क्या करोगे, आप z1 बार का मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्या आप मुझे बता सकते हो z1 बार, वापस वही बात होगी ना, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, याद आया स्टूडेंट? सिमिलरली z1 को z2 बार से मल्टीप्लाई किया तो z1 z2 बार। फिर क्या सर, फिर अगर आप ध्यान से देखें तो z2 को z1 बार से मल्टीप्लाई किया तो z2 z1 बार। और मेरे ख्याल से इन दोनों को देखकर भी आपको कुछ याद आ रहा होगा, लास्ट लेक्चर में हमने इन पर भी बात की थी, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो। और उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो z2 और z2 बार का प्रोडक्ट आपको z2 के मॉड का स्क्वायर दे देगा। क्या ये बात आपको याद आ रही है? और अगर इन बातों को हम अप्लाई करें, मतलब बस बेसिक से इसको और इसे ध्यान से देखें तो हो जाता है मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, ये हो जाता है मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। यानी सर आप बोलोगे बिल्कुल सही, ये बात सही है क्या, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस, ऑफ कोर्स वो प्लस माइनस इसके कारण अफेक्ट हो रहा है, वो कोई ज़्यादा बड़ी मेजर सी बात नहीं है, और आप इसे तो लिखना जानते ही हैं। और अगर आप चाहें तो हमने इस एक्सप्रेशन के बारे में बात की थी कि सर इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो रियल ऑफ z1 z2 बार भी, डबल ऑफ रियल ऑफ z1 z2 बार भी। सर इसी तरीके से अगर आप देखो तो ये तो बात हम कर ही चुके हैं, बस यहाँ पर उसने क्या लिखा है, 2 टाइम्स z1 z2, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 टाइम्स cos θ1 माइनस θ2, जहाँ पर θ1 ऑफ कोर्स आपका z1 का आर्ग्यूमेंट है और θ2 आपका z2 का आर्ग्यूमेंट है। सर ये कैसे लिख रहे हो, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत ध्यान सुनिए। ये क्या लिखा हुआ है पहले इस पर बात करते हैं। ये लिखा हुआ है सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। मेरे ख्याल से यही लिखा हुआ है, z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार या z1 बार z2। क्या ये बात समझ आई? सर अगर छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो z1 क्या होगा? सर z1 होगा r e टू द पावर आयोटा θ1। क्या इसमें कोई डाउट है? आई होप बड़ी बेसिक सी बात आपसे कह रहा हूँ। सर z2 क्या होगा? सर z2 होगा r2, है ना, e टू द पावर आयोटा θ2। क्या इसमें कोई डाउट है? अच्छा सर मॉड, मतलब रियली सॉरी, मॉड नहीं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है सर? सर कॉन्जुगेट में कुछ नहीं होता है, आपके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार सी मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि सर अगर आपका पोलर फॉर्म में लिखा होता, यही जो z1 है अगर ये पोलर फॉर्म में लिखा होता, ये z1 पोलर फॉर्म में कैसे लिखा होता सर? आप इसे लिखते r1 टाइम्स क्या, cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। क्या आपको कुछ स्ट्राइक किया? अगर आप कॉन्जुगेट पोलर फॉर्म या ऑयलर फॉर्म पे भी देख पा रहे हो मैं क्या कहने वाला हूँ, अगर ध्यान से देखें तो z2 के बारे में क्या कहोगे सर आप? सर z2 का पोलर फॉर्म होगा r cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। मतलब क्या सर? मतलब बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स की, आपसे अगर पूछा जाए बताओ z1 का कॉन्जुगेट पोलर फॉर्म में, सर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए तो z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? r1, यानी मॉड्यूलस वही है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? ये तो सिंपल सी बात है ना सर, पता ही है। चाहे आप z1 का मॉड निकालें जो कि होता है r1, या z1 के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालें वो r1 ही रहता है, बस चेंज क्या होता है इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन, तो वो क्या होगा सर? cos θ1 माइनस आयोटा साइन θ1। इसका क्या मतलब सर? क्या इसे देखकर मैं इसकी पोलर फॉर्म लिख सकता हूँ? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ r1, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, cos ऑफ माइनस θ1 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस θ1। सर ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ऑयलर फॉर्म में हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है cos θ प्लस आयोटा साइन θ। तो बिल्कुल सर cos ऑफ एन एंगल
plus I need a plus here, iota sine of an angle and this angle should remain same. सर माइनस थीटा वन कैसे लिख दिया आपने? मैंने इसलिए लिखा स्टूडेंट्स क्योंकि cos of माइनस थीटा इज cos थीटा, लेकिन sin of माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा. तो आई थिंक अभी भी हमने एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया एंड दिस स्टिल रिमेन्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1. सर अगर ये कॉन्जुगेट ऑफ Z1 है तो बातें क्या कहना चाह रहे हो आप सीधे सीधे कंक्लूड करो. अगर मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आऊँ तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 का ऑयलर फॉर्म क्या होगा? सर ऑयलर फॉर्म में पहले आप लिखते हो मॉड, तो R1 का मॉड तो R1 ही रहेगा, लेकिन क्या, लेकिन आप जब लिखेंगे e टू द पावर तो आयोटा है, लेकिन इस बार एंगल क्या है? सर इस बार एंगल थीटा वन नहीं है, इस बार एंगल है माइनस थीटा वन. तो क्या आप समझ पाए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की ऑयलर फॉर्म और पोलर फॉर्म कैसे चेंज होती है? मतलब अगर मैं आपसे सीधी सी बात कंक्लूड करके कहना चाहूँ तो अगर x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे आप लिखते हो x प्लस आयोटा y फॉर्म में, है ना, जैसे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, अगर पोलर फॉर्म में तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिससे आप ऑयलर फॉर्म में क्या लिख लेते हो? आप लिख लेते हो e टू द पावर, आई एम रियली सॉरी, r टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा. बिल्कुल सर, ये तीनों बातें जायज़ हैं, लेकिन अगर इसी को बात को ध्यान में रखते हुए आपसे पूछा जाए z बार, तो z बार की स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या कर देते हो? आप लिख देते हो माइनस आयोटा y. सर इसकी पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? सर मॉड तो वही रहेगा, r cos थीटा भी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर यहाँ पर होगा माइनस आयोटा साइन थीटा, और इसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर हमने यूज किया तो हमने लिखा r e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा. आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं, बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं. बस इसी बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर आपको बातें समझाना चाहूँ तो क्या अब आप यहाँ पर ऑयलर फॉर्म की हेल्प से ये पॉइंट प्रूव कर सकते हो? चाहो तो पोलर फॉर्म ले लो या ऑयलर फॉर्म, दोनों से आ जाएगा. मैं आपको पोलर फॉर्म के बजाय ऑयलर फॉर्म से दिखा देता हूँ, वो मुझे थोड़ा पर्सनली आसान लग रहा है और हम उससे जल्दी से लिख पाएंगे. क्या लिखा है पहले बात करते हैं. सर पहले लिखा है Z1 क्या है? सर Z1 है R E आयोटा थीटा वन, तो Z1 क्या है सर? R1 E आयोटा थीटा वन. कोई डाउट है स्टूडेंट्स? और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? Z2 के कॉन्जुगेट से. सर Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? सर Z2 का कॉन्जुगेट मॉड्यूलस वही रहेगा, बस थीटा चेंज हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो ये होगा R2 e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा 2. फिर क्या सर? प्लस Z2 क्या है सर? R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2, और फिर क्या? Z1 क्या है सर? Z1 है आपका R1 e टू द पावर, Z1 का कॉन्जुगेट वो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा थीटा 1. क्या इसमें कोई परेशानी है? सर अभी क्या कर लेंगे आप, इसके बाद क्या हो जाने वाला है उस पर बात कर लेते हैं. आप चाहते तो पोलर फॉर्म से भी ला सकते थे, बहुत इजीली आ जाता है स्टूडेंट्स, है ना. अब अगर इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना चाहा तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखो सर R1 R2 दोनों जगह से कॉमन निकाल लो पहले तो R1 R2 बाहर आ जा रहा है. फिर बच क्या रहा है वो ध्यान से देखो. सर यहाँ क्या बच रहा है देखना, e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 2. पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जानी है. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आप e टू द पावर आयोटा कॉमन ले लीजिए, और ये क्या हो जाने वाला है? सर ये हो जाने वाला है थीटा 1 माइनस थीटा 2. क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आया? सिमिलरली अगर आगे हम बढ़ें तो प्लस करके क्या लिखेंगे? सुनिएगा ध्यान से. सर यहाँ से भी R1 R2 कॉमन ले लिया था, बट इस बार जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? e की पावर आयोटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो ये हो जाने वाला है थीटा 2 माइनस थीटा 1, और इस तरीके से आपका ये एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है. आपको इसे कहाँ लेकर जाना है? सर आपको इसे यहाँ तक लेकर जाना है. अगर बड़ी बेसिक सी बातें मैं आपसे कहूँ, बड़ी सुलझी हुई सी बातें मैं आपसे कहूँ तो सर इसका कुछ कर सकते हैं क्या? आप देखो ना, सीधी सी बात स्टूडेंट्स याद करो, हमने क्या सीखा है सर? हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है e टू द पावर आयोटा थीटा, बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप r, इसका r क्या है सर? यूनी मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, यानी मॉड्यूलस 1 है, तो r तो है नहीं, तो ये क्या बन जाता है सर? इसे आप लिखते हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? मतलब सर अगर इस एक्सप्रेशन को हम कुछ लिखना चाहें, तो R1 R2, मैं पिछले वाले उसी एक्सप्रेशन को लिखना चाह रहा हूँ, तो R1 R2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अंदर वाले पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो अंदर वाला पार्ट क्या हो रहा है सर? e टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना. तो इसे हम क्या लिखेंगे? सुनिएगा ध्यान से, e टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना. तो हम इसे लिखेंगे cos क्या स्टूडेंट्स? थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस क्या लिखेंगे? आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2. क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आया? अब एक छोटी सी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्या इस थीटा 2 माइनस थीटा 1 को मैं कुछ और लिख सकता हूँ? वैसे हालांकि आपको यहीं दिख जाना चाहिए था, बट फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 को मैं माइनस ऑफ क्या था स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, थीटा 1 माइनस थीटा 2 था ना, आई एम रियली सॉरी, थीटा 2 माइनस थीटा 1 था. अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा. तो जैसे ही आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, है ना, तो ये क्या हो जाने वाला है? थीटा 1 माइनस थीटा 2 विद ऑफ कोर्स अ नेगेटिव साइन.
सर इससे क्या, इससे तो आई थिंक चीज़ें आसान है। अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो सर इससे ये होता है कि आपका जो कॉस है वो तो अभी भी पॉजिटिव रहता है, तो आप कॉस का तो माइनस थीटा 1 थीटा 2 ही लिखेंगे। क्या अब आपको दिख रहा है कि हम कहाँ जाने वाले, और फिर क्या सर, और अब जब आप माइनस वाला पार्ट लिखेंगे तो वो क्या होगा सर, वो हो जाने वाला है माइनस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्या आपको पूरा ऑब्जर्वेशन क्लियर है स्टूडेंट्स की? अब आपका आंसर क्यों आने वाला है? बेशक सर, क्यों दिख रहा है? क्योंकि आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 से आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 कैंसिल, तो ये हो जा रहा है डबल ऑफ कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो डबल बाहर आता है, तो दिस इज 2 टाइम्स। अच्छा R1 R2 होते क्या है सर? R1 R2 आपके Z1 और Z2 के मॉड होते हैं, यानी आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड, और यहाँ क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्या ये पूरा पॉइंट बहुत ही क्लियरली समझ आया? आई थिंक इसके किसी भी स्टेप में डाउट नहीं है, और आप समझ पाए कि इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं, है ना? क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? और हम डिस्कस कर चुके हैं थीटा 1 और थीटा 2 क्या है सर, रिस्पेक्टिवली Z1 एंड Z2 के आर्ग्यूमेंट्स। क्या यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? सर इसी के साथ साथ एक और छोटी सी बात, अगर ऐसा कभी भी पता चले कि Z1 और Z2 का स्क्वायर, Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, Z1 के सॉरी कॉन्जुगेट नहीं मॉड्यूलस का स्क्वायर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, सो Z1 और Z2 के एडिशन का मॉड्यूलस का जो स्क्वायर है, अगर वो Z1 स्क्वायर मतलब Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड के स्क्वायर के इक्वल है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। या फिर उल्टा क्या सर, अगर Z1 अपॉन Z2 ये बाई डायरेक्शनल है, बाई कंडीशनल है, मतलब अगर ये है तो ये और ये है तो ये, दोनों बातें ट्रू होंगी, है ना? यानी कि क्या सर, अगर कोई कहे Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी है ना, अगर Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी, उस पर क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि ये ट्रू होता है। कैसे, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। हमें कंडीशन क्या दी है, इसी को फिगर आउट करते हैं। हमें कंडीशन दी है सर Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर जो है सर, अगर वो Z1 के स्क्वायर प्लस Z2 के स्क्वायर के इक्वल है, तो वो कहना चाह रहा है कि Z1 अपॉन Z2, वो कहना चाह रहा है Z1 अपॉन Z2 जो है वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? तो या तो यहाँ से यूज कर लीजिए सर, या फिर Z1 अपॉन Z2 को एक प्योरली इमेजिनरी नंबर एज्यूम करके वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दोनों बातें सही हैं। हम शायद अगर चाहें तो यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं। मेरा कहना है आपसे कि सर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, या तो पोलर फॉर्म लीजिए या ऑयलर फॉर्म ले लीजिए। मेरा कहना है सर ऑयलर फॉर्म ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान लगती है। ऑयलर फॉर्म का मतलब क्या होगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ऑयलर फॉर्म का मतलब है सर, सीधी सी बात है, Z1 क्या होता है सर, Z1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसे लिख लेते हो R1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1। सर Z2 आप क्या कहते हो, Z2 को आप कहते हो R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? सर अब अगर आपसे कोई कहे Z1 प्लस Z2 मतलब क्या, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, ध्यान से देखेगा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब R1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस ऑफ कोर्स क्या R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। क्या पॉइंट आप समझ पा रहे हो? सर इसका मॉड, अब इसका मॉड निकालने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि चीज़ें बस इतनी ही आसान नहीं है। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसका मॉड R1 प्लस R2 का स्क्वायर होगा, है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ थॉट है। तो मैं इसके लिए एक जो प्रूफ यूज़ करने वाला हूँ वो ऐसा कि हम दोनों ही डेटा की हेल्प ले सकते हैं। दोनों डेटा कौन सा, जो आपको पहले मैं क्लू देना चाह रहा था कि सर एक बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं Z1 अपॉन Z2 क्या है, Z1 अपॉन Z2 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। प्योरली इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं सर, अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है ना, तो उसमें अगर वो x प्लस आइटा y फॉर्म का नहीं होगा। क्यों सर, वो 0 प्लस आयोटा y फॉर्म का होगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो मैं इसे ले लेता हूँ, इससे थोड़ी देर के लिए हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए आयोटा k फॉर्म, जहाँ पे k एक नंबर है। क्यों सर, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि आप Z1 को कह सकते हो Z2 टाइम्स आयोटा k। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं इस डेटा को, इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करूँ और देखूँ चीज़ें कैसे निकल कर आती हैं, तो देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। सर पहले तो Z1 एज इट इज है ना, नहीं Z1 की वैल्यू क्या है, तो Z1 की वैल्यू है आयोटा टाइम्स Z2 के, और ये कितना लिखा है सर, ये लिखा हुआ है Z2, है ना, और इसका क्या सर, इसका आप लिखने वाले हो स्क्वायर। क्या इसमें कोई परेशानी स्टूडेंट्स, इसके मॉड का स्क्वायर। अच्छा सर Z1 क्या है, सर Z1 ये है, Z1 क्या है सर, Z1 है आयोटा टाइम्स Z2 के, है ना, इसका क्या सर, इसका स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई। और क्या सर, और Z2 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई परेशानी स्टूडेंट्स? आई होप ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आया, इसमें कोई भी डाउट या हेजिटेशन नहीं है। अब क्या, अब मेरा कहना है कि सर एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ से Z2 कॉमन ले लें, तो क्या आपको एक कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट याद हैं? जैसे कि सर अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है कि Z1 Z2 का मॉड जो होगा सर वो इंडिविजुअल Z1 और Z2 के मॉड के इक्वल होगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है सर, ये बात कही जा सकती है, क्योंकि सोच के देखो ना,
R1 e टू द पावर आयोटा थीटा कोस थीटा 1 और R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2 अलग अलग ले लो या इंडिविजुअल ले लो, मतलब या तो प्रोडक्ट करके मॉड ले लो तो भी वही आना है, क्योंकि R1 R2 आएगा और यहाँ भी R1 और R2 आएगा तो वही बात आ जाने वाली है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ऐसा नहीं होता है मॉड के केस में, याद देना है स्टूडेंट्स, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और वहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हो जाती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो अगर यहाँ से चीज़ें समझना चाहें तो इसका क्या करेंगे, इस पर बात करते हैं। पहले इस वाले एक्सप्रेशन का मॉड निकाल के बताओ स्टूडेंट्स क्या आने वाला है। अब बस इन्हीं प्रॉपर्टीज को अगर हम यूज करें, देखो यहाँ पे Z2 दिख रहा है तो सर Z2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर Z2 कॉमन लिया तो ये क्या बच जा रहा है सर? ये बच जा रहा है IK + 1 है ना, और इसका क्या? मॉड्यूलस का स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या करना है? मेरे ख्याल से अगर आप चीजें देख पाओ तो बहुत ध्यान से देखो सर, एक तो Z2 दिख रहा है, एक IK दिख रहा है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ सर IK का मॉड अलग और Z2 का मॉड अलग? आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इन दोनों के मॉड्स का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। और यहाँ पे तो सर ऑफ कोर्स आपको दिख ही रहा है क्या? मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आई होप ये बात आपको समझ आई। फिर क्या सर, यही बात जो हमने यहाँ पर किया, ये जो IK और Z2 अलग अलग मॉड लिए, क्या यही काम यहाँ किया जा सकता है? बिल्कुल सर किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, सर ये Z2 का मॉड का स्क्वायर अलग और IK + 1 का मॉड का स्क्वायर अलग है ना। जैसे ऐसा किया तो हम क्या लिखने वाले हैं? हम Z2 का स्क्वायर अलग है ना, और ये क्या आ जा रहा है सर? अगर देखो आप ध्यान से तो IK + 1 है ना, ये क्या दिख रहा है सर? IK + 1 के मॉड का स्क्वायर। सर राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है? सर राइट हैंड साइड पे भी एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर मैं Z2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ, देखो यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है ना, तो हम Z2 का स्क्वायर कॉमन ले लें, मतलब Z2 के मॉड का स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच रहा है सर? अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो IK के मॉड का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, आई थिंक वो तो 1 ही है, तो आपको क्या करना है? बस आपको IK के मॉड का स्क्वायर करना है, प्लस 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, मतलब वो 1 ही है, बेसिकली वो 1 ही है, उसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी क्या सर, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एक मॉड शायद डबल लगा दिया, पता नहीं क्यों ये साइन बस मिस हो गया स्टूडेंट्स, इस पर कंफ्यूज मत होना। आई होप आप देख पा रहे हो, ये पार्ट कैंसिल हो जा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ इसका मॉड क्या होगा, तो इसका रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में कौन है सर? इमेजिनरी पार्ट में है के, तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसका मॉड देखो, अगर इसको मैं आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कंपेयर करके बताता हूँ। ये लिखा है IY और ये लिखा है लेट्स से X, तो आप इसका मॉड क्या लिखते हो? हम इसका मॉड लिखते हैं क्या स्टूडेंट्स? √x² + y²। अब सर अगर इसका स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे ये स्क्वायर लग जाने से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको x² + y² लिखना है, यानी आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है 1² + ऑफ कोर्स k²। क्या ये बात आपको समझ आई? व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड सर? राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो बच रहा है सर 1 तो 1 है। अब अगर मैं आपसे वापस इसकी बात करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है x + आयोटा मतलब y, लेकिन x क्या है इसका? ये प्योरली इमेजिनरी बन रहा है ना, तो x की वैल्यू क्या है सर? x 0 है, मतलब k का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो कैंसिल, तो बच क्या जा रहा है? बस k², तो ये भी बच जा रहा है k²। तो क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि सर LHS और RHS इक्वल आ रहा है? बस यही मैं पॉइंट करना चाह रहा था कि ये आपकी इक्वेशन या कंडीशन अगर ऐसी दे दी जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम के मॉड का स्क्वायर उनके इंडिविजुअल मॉड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल हो, तो आप बिल्कुल कंक्लूड करिए कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन जो है, यानी उन दोनों का Z1/Z2 जो है वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। हमेशा ये बात याद रखें, या अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो ये भी ट्रू होगा। ये दोनों बातें इंटरचेंजेबली ट्रू हैं, मतलब दोनों बाई डायरेक्शनली ट्रू हैं। सिमिलरली बहुत ध्यान से देखिए, ये पॉइंट अगर क्लियर हुआ तो थोड़ा और आगे हम प्रोसीड करते हैं, कुछ और कंसेप्ट्स की तरफ देखते हैं ध्यान से। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ये जो सारे प्रूफ्स, जो सारी चीज़ें अभी तक हमने सीखी, कोई भी डाउट कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को यकीनन तौर पर नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं सुनिए बहुत ध्यान से, सर Z1 + Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 - Z2 के मॉड का स्क्वायर विल बी डबल ऑफ Z1² + Z2²। क्या इससे प्रूव करने की जरूरत है? देखो सीधा सा थॉट है, या तो आप अगेन पोलर फॉर्म ले लीजिए या स्टैंडर्ड फॉर्म ले लीजिए, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखो इसको क्या बोलोगे, Z1 + Z2 का स्क्वायर क्या होगा? बहुत ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, और Z1 - Z2 का स्क्वायर क्या होगा? आप प्लीज एक सिंपल सा बात समझो, सिंपल सा पॉइंट समझो, इसको ऐसे देखो, जैसे अगर आपको मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड अप्रोच भी सिखाऊं ना, तो Z को अगर आप कह लो सर थोड़ी देर के लिए x + i/y, और Z2 को अगर आप कह लो x रियली सॉरी, इसे ले लेते हैं x1 + i/y1 और इसे हम ले लेते हैं x2 + i/y2। तो आप मुझे खुद बताओ कि Z1 + Z2 का स्क्वायर क्या होगा? Z1 + Z2 का मॉड, सर Z1 + Z2 का मॉड अगर आप देखते हो तो x1 + x2 है ना, ये क्या हो जाने वाला है? x1 + x2 का होल स्क्वायर। क्या आप बात समझ पाए? और आपने Z1 + Z2 किया है तो y1 और y2 भी ऐड होंगे, तो इसमें क्या मिलने वाला है? y1 + y2। और ऑफ कोर्स जब आपने स्क्वायर किया है तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा आपकी LHS है। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं। LHS का अगर सेकंड पार्ट हम एक्सप्लोर करें तो क्या है? Z1 - Z2। Z1 - Z2 मतलब क्या? x1
माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या आप मेरा ऑब्जर्वेशन समझ पा रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ इतना पार्ट अगर खुद से भी विजुअलाइज इमेजिन करते हो तो आपको खुद दिख रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो x1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, y1 स्क्वायर, y2 y2 स्क्वायर। लेकिन एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2x1 x2 माइनस 2x1 x2 कैंसिल, 2y1 y2 माइनस 2y1 y2 कैंसिल। तो बचेगा क्या? आप ध्यान से देखिए, डबल ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डबल ऑफ व्हाट, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसी बात को अगर शफल करके देखें तो क्या मैं बस इतना सा कह सकता हूँ सर कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये आपका क्या बन जा रहा है? z1 का मॉड का स्क्वायर, और x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर क्या बन जा रहा है? वो बन जा रहा है आपके z2 के मॉड का स्क्वायर। तो मैं यही बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमें जैसी नीड लगेगी, जैसी हेल्प लगेगी, जैसा भी हमारी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम वही अप्रोच यूज कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे प्रूव करने के लिए क्या ले लिया? स्टैंडर्ड फॉर्म। कहीं मुझे लग रहा था पोलर तो पोलर ले लेते, कहीं ऑयलर तो ऑयलर, और बेशक इंटरचेंजेबली आपको जो प्रूव करना है कर लेंगे आप। मतलब ऑयलर से भी हो सकता है, पोलर से भी हो सकता है, आप जैसे प्रूव करना चाहे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस हम जैसे भी ट्राई करना चाहे कर लें, बस आंसर आने चाहिए। तो ये बातें बहुत ज़्यादा तो मेरे ख्याल से याद ना भी रहे तो घबराना मत, इन्हें एग्जाम में ट्राई कर लेना। मतलब अगर ये एक्सप्रेशन दिया गया है तो हम फटाफट निकाल लेंगे, पोलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके। आई होप वो रिप्रेजेंटेशन से आपको समझ आ रहा है कि ये प्रॉपर्टीज कैसे समझी जा सकती हैं, इन्हें कैसे प्रूव किया जा सकता है। सिमिलरली क्या इस पर बात करें? मेरे ख्याल से अब आप ये आसानी से ट्राई कर लेंगे और खुद से सोच लेंगे। आप कुछ मत करिए, आप z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, उसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, उसे b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उनके डिफरेंस के मॉड का स्क्वायर ले लीजिए और उनके सम का मॉड का स्क्वायर ले लीजिए। वो बेशक आपका इस एक्सप्रेशन के इक्वल, वही सेम एक्सप्रेशन बट इस बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या बात है, अगर यहाँ पर इनमें कुछ कोफिशिएंट्स हो, अगर इनमें कुछ कोफिशिएंट्स हो, इनमें कुछ कोफिशिएंट्स तो क्या होगा सर? उन कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम इनटू वही सेम एक्सप्रेशन आपको वापस मिल जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट या परेशानी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो है वो 1 है, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो है वो कोइंसिडेंटली 1 है, अब हमें नहीं पता वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है, तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे? आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहेंगे यूनी मॉड्यूलर। अब यहाँ पे यू आएगा या ई? मेरे ख्याल से यू ना ई, ये आता है ए, है ना? तो दिस इज स्पेलिंग्स मेरी थोड़ी सी वीक हैं स्टूडेंट्स। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे, वो मैट्रिक्स भी होता है आपका, यूनिट मैट्रिक्स, वहाँ से वो याद आ रहा है। तो ये आपका है यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कोई डाउट नहीं है इन बातों को लेकर, यहाँ तक तो चीज़ें सॉर्टेड हैं। अच्छा, इसके बाद एक और छोटी सी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। If z is unimodular, then of course mod of z will be 1. A unimodular complex number can always be represented as cos theta plus iota sin theta. सर ये कैसी बात कर रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है, आप उसे क्या लिखते हो? आप उसे लिखते हो r e to the power iota theta। अब चूंकि z का जो मॉड होता है, z का जो मॉड होता है उसे ही तो आप कहते हो r, और वो क्या है 1, क्योंकि ये कैसा मॉड्यूलस है, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि ये एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब सर आपने कंक्लूड किया कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब r की वैल्यू क्या हो जाने वाली है? r की वैल्यू 1। तो आपका z क्या है सर? z है आपका e टू द पावर आयोटा थीटा, और e टू द पावर आयोटा थीटा हमने लिखना सीखा है ऑयलर फॉर्म से। क्या होता है सर? वो होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन का पोलर फॉर्म में या ऑयलर फॉर्म में जो लिखने का तरीका होगा उसमें r नहीं आएगा, वो सिर्फ e टू द पावर आयोटा थीटा या फिर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। और ऐसा क्यों होगा मेरा यकीन है आप समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ तक क्लियर चीज़ें हैं, एक और बात, z अपॉन मॉड ऑफ z इज ऑलवेज यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z इज नॉट 0। क्या आपको यूनिट वेक्टर जैसा कोई कंसेप्ट याद आया? आई होप आप याद कर पा रहे हो। हमने वेक्टर्स में अगर बातें की हैं तो सर जैसे एक वेक्टर है AP, बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो सर अगर इस वेक्टर AP को इसके मॉड से आप डिवाइड कर दें, अगर इस वेक्टर AP को आप इसके मॉड से डिवाइड कर दें तो आपको AP वेक्टर का क्या मिल जाता है? आपको AP वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाता है विद यूनिट मॉड्यूलस। यही तो वो बात कहना चाह रहा है। सर हमने सीखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके मॉड से डिवाइड करें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके मॉड से डिवाइड करें, तो वापस वही बात आ गई ना, किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करना गिव्स यू अ यूनिट वेक्टर, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉड से डिवाइड करना गिव्स यू अ यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर कहना चाहूँ तो सुनिए बहुत ध्यान से, सर लिखा है जैसे 3 + 4 आयोटा, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। अच्छा सर बताओ मॉड ऑफ z क्या होगा? मॉड ऑफ z क्या होगा स्टूडेंट्स? √3 और 4 के केस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप हमेशा याद रखिए, 9, 16, 25 का √5। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो क्या मैं इसे सीधे 5 लिख सकता हूँ? तो मॉड ऑफ z कितना आ रहा है? 5।
मॉड ऑफ z 5 आ रहा है, मतलब अगर मैं यही प्रिंसिपल यूज़ करना चाहूँ तो ये z क्या है सर, z है 3 + 4 आयोटा, है ना, और इसका मॉड कितना है सर, इसका मॉड है 5। यानी अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, मतलब अगर आप इसे लिख दें 3/5 प्लस ऑफकोर्स 4/5 टाइम्स आयोटा, तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर निसंदेह बिना किसी हेजिटेशन के आप कह सकते हो एक यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और इस तरीके से आप चीज़ें निकाल सकते हो, और आप बेशक इसका मॉड निकालेंगे तो 1 ही आएगा, कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो आई होप ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपके ब्रेन में सेटल हुआ है। इसी के बाद अब हम थोड़ा और आगे प्रोसीड करें तो कुछ इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज़ जिनको प्रूव करने की मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट इट। Z1 Z2 का मॉड, सर मॉड Z1 मॉड Z2 के इक्वल कैसे होता है? क्या आप कोई सा भी तरीका ट्राई कर सकते हो? बिल्कुल सर, कुछ भी ट्राई कर लो, आपका जो मन है वो ट्राई कर लो। कौन सा तरीका ट्राई करना चाहिए? मेरा कहना है सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, या तो ऑयलर फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म, जो भी आपको ठीक लगे, है ना। कैसे सर? देखो सीधी सी बात है, आप बताओ सर Z1 क्या होता है? सर Z1 होता है r e⁻θ1। सर Z2 क्या होता है? सर Z2 होता है r2 e⁻θ2। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यकीन करिए स्टूडेंट्स। सर आप सारी बातें छोड़ो, आप मुझे ये बताओ Z1 Z2 क्या होगा? स्टूडेंट Z1 Z2 क्या होगा? सर Z1 Z2 होगा r1 r2, है ना, r1 r2 और e⁻θ1 इंटू e⁻θ2, तो आप इसे क्या कर लोगे, e⁻θ1 प्लस θ2। अब सर सारी बातें छोड़ो, आप तो मुझे बताओ ये θ1 θ2 ऐड होकर एक एंगल बन जाएगा, तो Z1 Z2 इसका Z1 Z2 का मॉड क्या होगा? सर Z1 Z2 का जो मॉड्यूलस है ये तो क्या हो गया, उसका आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट, ये थीटा तो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट हो गया, तो जो यहाँ बच जाता है, जो वैल्यू ई के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती वही क्या होती है, वही उसका मॉड होती है, तो उसका मॉड क्या हो जा रहा है, r1 r2। क्या ये बात समझ आई? अच्छा सर, इसे देखकर आप मॉड ऑफ Z1 क्या कहोगे? मैं कहूँगा ई के साथ जो पार्ट है वही तो इसका मॉड है। क्या आपको बात समझ आई? सर इसे देखकर आप इसका मॉड क्या कहोगे? मैं कहूँगा Z2 का मॉड क्या होगा, वही ई के साथ जो पार्ट बचा है जो कि क्या है r2। तो मैं कुछ कहूँ ये आप समझ गए स्टूडेंट्स, मतलब मैं बड़ी बेसिक सी बात आपसे कह रहा हूँ, क्या कि अगर आप Z1 Z2 के मॉड का प्रोडक्ट लें तो वो क्या आ रहा है, r1 r2, या फिर इंडिविजुअल Z1 के मॉड और इंडिविजुअल Z2 के मॉड का प्रोडक्ट लें तो वो भी तो वही आ रहा है, r1 r2। तो बेशक मॉड ऑफ Z1 Z2 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इनटू मॉड ऑफ Z2। क्या इसी बेसिस पे हम सर एक और छोटी सी बात प्रूव कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कैसे सोचेंगे। अच्छा, मेरे यकीन है कि आप बिल्कुल फ्लो में चलते नहीं हो। ये वीडियोस का फ़ायदा यही है कि आप चाहे तो मुझे यहाँ पर पॉज कर सकते हो और आप एक्चुअली इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। तो कैसे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है Z1 Z2, सेम सारी बातें स्टूडेंट्स, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्या, Z1 आपने क्या माना सर? Z1 आपने बोला r1 e⁻θ1, है ना। Z2 आपने क्या माना? r2 e⁻θ2, है ना। सर डिवीजन करना है। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है कि मैं ऑयलर फॉर्म क्यों ले रहा हूँ। पोलर फॉर्म भी लोगे तो आंसर आ जाएगा बिना हेजिटेशन के, बस थोड़ा सा उसमें रैशनलाइजेशन वगैरह कुछ करके आपको चीज़ें एडजस्ट करनी होंगी, जो भी बहुत टफ टास्क नहीं है यकीनन तौर पर, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से अब डील करना आ गया है तो। पर मैं कह रहा हूँ जब चीज़ें आसान है तो क्यों अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करना, क्योंकि ऐसा तो हमने बार बार सीखा है स्टूडेंट्स, जीनियस इज कीपिंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स ईजी, नॉट ईजी थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। और बात अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर की है तो बिल्कुल चीज़ें आसान बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्यों अननेसेसरीली चीज़ों को मुश्किल बनाएं सर। तो अगर Z1/Z2 निकालना है तो ऑयलर फॉर्म से अगर निकाला तो Z1 क्या है सर? Z1 है r1 e⁻θ1 और Z2 क्या है? Z2 है r2 e⁻θ2। इसे अगर लिखना चाहे तो सर r1/r2 लिखा हुआ है और साथ में क्या लिख देंगे, e⁻θ और क्या θ1 माइनस θ2। ये क्यों, क्या इस पे तो बात करने की जरूरत नहीं है, बेस सेम है तो पार सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं डिवीजन में। तो सर क्या, तो मेरा आपसे बस इतना कहना है स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ, आपसे अगर मैं पूछता कि मॉड ऑफ Z1 कितना है तो आप मॉड ऑफ Z1 क्या कहते हैं सर? वही बात r1। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता मॉड ऑफ Z2 कितना है तो मॉड ऑफ Z2 आप क्या कहते हैं सर? वही बात r2। अच्छा, सारी बातें छोड़ो सर, आप हमें ये बताओ मॉड ऑफ Z1/Z2 क्या होगा? तो फिर वही बात सर, क्या सर ई के साथ जो भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होती है वही तो आपका उसका मॉड होता है, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ Z1/Z2 क्या है सर? वो है r1/r2। तो मैं कुछ कहूँ या आप मुझे बताएंगे? आई थिंक वापस बात तो वही है स्टूडेंट्स, क्या कि सर आप ध्यान से देखो, आपको दिख नहीं रहा है तो क्या देखो सर कि मॉड ऑफ Z1/Z2 भी r1/r2 है, इन मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 भी r1/r2 है, वो प्रूव हो जा रहा है। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। तो जैसा कॉन्जुगेट में होता है वैसे ही मॉड्यूलस में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन कॉन्जुगेट में जहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वैसा मॉड्यूलस में नहीं होता है। वहाँ क्या आ जाती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जिसके बारे में अब हम बातें करना शुरू करेंगे। तो अभी तक पूरा वो बेस में बिल्ड करना चाह रहा हूँ, मैं सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मॉड्यूलस पर समझाने वाला हूँ, समझाना चाह रहा था कि देखो चीज़ें ऐसी होती हैं।
और अब हम शिफ्ट करते हैं हमारी फर्स्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर कि चीज़ें एग्जैक्टली कैसे हो रही होती हैं। मेरा कहना है प्रूफ छोड़ो सर, आप तो सीधे सीधे बताओ कि ये क्यों है। 2-3 बातें प्रूफ से पहले तो हमने सर सीखा है कि Z1 और Z2 अगर मैंने दो डिस्टेंसेस की तरह ट्रीट करूँ, क्योंकि इनके मॉड जो है वो डिस्टेंस होगी ना ओरिजिन से, तो वो जो डिस्टेंस है वो Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस से तो हमेशा ज़्यादा होगी। ये ट्रायंगल वाला बेसिक सा कंसेप्ट स्टूडेंट्स। और अगर ये क्लिक नहीं कर रहा है तो एक और तरीका सुनिए सर, हम एक छोटा सा काम करते हैं, मान लेते हैं इसका प्रूफ मेरे पास जो है वो सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। इसका जो प्रूफ मैं आपको देना चाह रहा हूँ ऐसे सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर मान लेते हैं आपका Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट्स से R1 है ना cos थीटा। मैं यहाँ पर पोलर फॉर्म ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव दे पाऊँ कि देखो पोलर फॉर्म से भी कोई गड़बड़ नहीं होती है ना। और अच्छा ये साइन थीटा cos थीटा 1 sin थीटा 1 है ना। सिमिलरली अगर आप Z2 लेते हैं तो Z2 को आप क्या मान सकते हो, R2 है ना cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2। ठीक है सर, अच्छी बात है, सब कुछ किया। अब क्या, अब सीधी सी बात स्टूडेंट, सीधी सी ये बात सुनिएगा बहुत ध्यान से कि आप क्या निकालना चाह रहे हो। सर आप निकाल रहे हो Z1 मॉड और Z2 मॉड इंडिविजुअल, तो मेरे ख्याल से तो सर ये तो दिख ही रहा है ना। अगर आपसे कोई पूछता है Z1 का मॉड तो आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे कहते हैं R1। अगर आपसे कोई पूछता है Z2 का मॉड तो आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे कहते हैं R2। लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं Z1 प्लस Z2 तो आप क्या बोलोगे, चलिए देख लेते हैं। अगर हमने निकाला स्टूडेंट Z1 प्लस Z2 तो क्या आएगा, इस पर बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर Z1 प्लस Z2 आप जब करते हैं, सुनो सर ये पूरा एक्सप्रेशन और वो पूरा एक्सप्रेशन ऐड होने वाला है, तो सुनो ध्यान से स्टूडेंट्स क्या लिखने वाला हूँ मैं लिखूंगा R1 cos थीटा 1 है ना प्लस R2 cos थीटा 2। क्या इस बात में कोई परेशानी है, प्लस ध्यान से सुनिएगा सर आयोटा पूरा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा पूरा कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे दिख रहा है वो क्या, R1 sin थीटा 1 प्लस R2 sin थीटा 2। क्या इसमें कोई परेशानी है स्टूडेंट्स? आई थिंक ये एक्सप्रेशन आपको सीधा सा समझ आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब सीधी सी बात सर, यहाँ से अगर चीज़ें सोचना चाहें, इक्वालिटी ऑकर्स, इस बारे में तो बात करेंगे। ऑफ कोर्स थीटा 2 नहीं है यहाँ पर, जो आना था वो थीटा 1 होगा, तो ये होगा थीटा 1 है ना। इक्वालिटी ऑकर्स व्हेन थीटा 1 इज थीटा 2, दैट इज व्हेन Z1 एंड Z2 आर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। ये बात हम करेंगे कि एग्जैक्टली कब होता है, लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी को हम समझना चाहें, इस प्रॉपर्टी को हम समझना चाहें, अच्छा बाय द वे इक्वल, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आप एक छोटा सा थॉट लेकर आओ, क्या हम यहाँ पर फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो इस एक्सप्रेशन को देख के मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, बस उस स्टेप पर आइए, आप शायद इसमें और इसमें कुछ रिलेशन बहुत इजीली डिराइव कर पाएंगे। या फिर एक छोटी सी बात मैं आपसे बस कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को समझो। जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, आप cos थीटा 1 और sin थीटा 1 sin थीटा 2 के बारे में क्या प्रेडिक्शन ला सकते हो? एक रेंज वाला कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। सर हम जानते हैं cos थीटा 1 cos थीटा 2 ये जो भी सब वैल्यूज लिखी हुई हैं, अच्छा बाय द वे ये क्या है, मॉड है ना। मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, कुछ गड़बड़ की है, बिल्कुल गड़बड़ की है, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे मॉड है ना। आई जस्ट फॉरगॉट दिस पार्ट, यहाँ पर हम लगाएंगे स्टूडेंट्स मॉड है ना, पता नहीं मैं क्यों मिस कर गया, तो ये मॉड आपको लगाना है। आप सीधी सी बात सर, ये आपका क्या है, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, और ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट। हम रेंज भी यूज़ कर सकते हैं साइन और कॉस फंक्शन की। सुनिएगा सर मॉड क्या होता है, मॉड जहाँ तक हम जानते हैं सर सीधा सा एक्सप्रेशन होता है क्या, सुनिएगा, ये Z1 प्लस Z2 का मॉड निकाल रहे हैं, ये आपका ओरिजिनल रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट, यानी x प्लस आइटा y का मॉड होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनसाइड एन अंडर रूट। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो सुनिएगा ध्यान से, ये क्या होगा, R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 का स्क्वायर है ना, R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 का ऑफ कोर्स स्क्वायर, फिर क्या सर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट R1 sin थीटा 1 और R2 sin थीटा 2 का स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिखेंगे, R1 sin थीटा 1 प्लस ऑफ कोर्स R2 sin थीटा 2 का स्क्वायर, और ऑफ कोर्स ये अंडर रूट में आएगा, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर साइन लगा देता हूँ जिससे आप बार बार समझ जाएंगे कि अंडर रूट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से सर चीज़ें दिख रही हैं, कैसी दिख रही हैं, ध्यान से सुनिए। सर ये लिखा है R1 cos थीटा 1, तो आप इसे लिखेंगे R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1, यहाँ से क्या मिलेगा, R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2। ठीक है सर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ेदार सा एक्सप्रेशन है। अच्छा जो मिल रहा है एक और पार्ट, वो क्या मिल रहा है सर, 2 टाइम्स R1 R2, और क्या मिल रहा है सर वो मिल रहा है cos थीटा 1 इंटू ऑफ कोर्स cos थीटा 2। आपको स्ट्राइक करेगा वही एक्सप्रेशन जो मैं आपको समझाना, दिखाना या बोलना चाह रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अब बड़ी बेसिक सी बात सर, आपको एक और पार्ट ऐड करना है, कौन सा, इस वाले पार्ट का स्क्वायर। वो क्या होगा सर, वो होगा R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा 2, है ना। क्या इसमें कोई परेशानी है? आई होप बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने लिखी है। और ऑफ कोर्स इस पार्ट का ये वाला पार्ट कौन सा, 2 टाइम्स, है ना, r1 r2, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, cos थीटा 1 cos थीटा 2 था, तो ये हो जाने वाला है sin थीटा 1 sin थीटा 2। ये आपका एक्सप्रेशन है जो कि ऑफ कोर्स आप किस में लिखेंगे, जो कि आप लिखेंगे अंडर रूट के अंदर। क्या इसमें कोई परेशानी स्टूडेंट्स? सर अब क्या करें? अब देखो ध्यान से, आप अगर कुछ स्ट्राइक कर पा रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा, सर r1 cos स्क्वायर थीटा 1 मतलब r1 स्क्वायर, और ये r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, अगर आपने r1 स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्या बन जाएगा, 1। तो आपके पास अंडर रूट में जो पार्ट दिखेगा, आपके पास अंडर रूट में जो पार्ट दिखेगा, पहले तो दिखेगा r1 स्क्वायर प्लस, और ध्यान से देखते जाइए सर, r2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। तो r2 स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 विल अगेन गिव यू 1, यानी हो जाने वाला है r2 स्क्वायर। फिर क्या सर, एक और छोटी सी बात आपने नोटिस नहीं की, ध्यान से सुनिएगा, r1 r2 2r1 r2, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर मैं इसे 2r1 r2 को कॉमन ले लेता हूँ। क्यों कॉमन लिया सर? क्योंकि आप देखो 2r1 r2 यहाँ भी है और 2r1 r2 यहाँ भी है। अब क्या, ध्यान से देखो, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या कुछ स्ट्राइक किया सर? अगर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी की आप बात कर रहे हो तो आप इसे क्या लिखोगे, हम इसे लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, यानी अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2r1 r2, फिर क्या लिखेंगे cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्या ये पॉइंट समझ आया? और इस तरीके से चीज़ें हमें दिखेंगी। ठीक है सर, अच्छी बात है। ये बेसिकली है क्या, ये वही है स्टूडेंट्स हमारा एक्सप्रेशन, कौन सा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2, मॉड ऑफ z1 प्लस z2। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस एक्सप्रेशन को देखकर आप कुछ प्रेडिक्शंस दे सकते हो? सर आसान है। क्यों आसान है? देखो समझो, ये लिखा हुआ है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2। आप ये बताओ cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या होगा? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या होगा? आप सारी बातें छोड़ो, जितना मैं जानता हूँ सर, जो ये एक्सप्रेशन है, कुछ भी हो, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 मतलब cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये जो एक्सप्रेशन है सर, थीटा 1 माइनस थीटा 2 कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे सीधी सी बात पूछूं, cos ऑफ एनी एंगल लाइज बिटवीन व्हाट? इट लाइज बिटवीन -1 to 1। इट लाइज बिटवीन -1 to 1। व्हाट डज इट मीन सर? इट मीन्स इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ये है और इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये है। सर अगर -1 ट्राई किया होता तो ये क्या बनता, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2, और +1 ट्राई किया होता तो क्या बनता, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसे मैं लिख सकता हूँ एक बार में जब माइनस लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और जब मैक्सिमम लिखेंगे 1 तो ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं कहूँगा कि सर ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा किससे छोटा होगा? ध्यान से सुनिएगा, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से नोटिस करिए। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ ना। ये जो एक्सप्रेशन है आपका, जिसे आपने क्या कहा सर, जिसे आपने कहा मॉड ऑफ z1 प्लस z2, ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे छोटा होगा? अगर यहाँ पर हमने 1 ट्राई किया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ट्राई की, तो क्या हो जा रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर इनसाइड एंड अंडर रूट, तो वो छोटा हो जाने वाला है, जिसे हम लिख सकते हैं r1 प्लस r2। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और सर छोटी सी बात, बड़ी ही बेसिक सी बात, क्या r1 और r2 क्या है? सर r1 और r2 कुछ नहीं है, वो है आपके क्या, मॉड ऑफ, देखो ध्यान से, r1 और r2 जो है आपके वो क्या है स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ z1 एंड मॉड ऑफ z2। यानी बिल्कुल सर आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जो है वो हमेशा आपके मॉड ऑफ z1 और मॉड ऑफ z2 से छोटा या उसके इक्वल होगा, है ना। क्या ये बात आपको समझ आई? अच्छा, इन सारी बातों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 1 है, तो अगर इन सारी बातों के अलावा एक और छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँ तो क्या एक और बात कही जा सकती है? क्या ज़रूरी बात? ध्यान से सुनना, ये इक्वालिटी कब बन जाएगी? मेरा कहना है इक्वालिटी बनाने का तरीका, इसका थॉट आप थोड़ा अच्छा अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। हमने इसको सोचने का तरीका एक नया डेवलप किया ट्रायंगल इन इक्वालिटी का, कि सर मान लो आपका ये ट्रायंगल है, ऑफ कोर्स, है ना। आप क्या बोलते हो सर, ये ओरिजिन है, ये लेट्स से z1 है और ये लेट्स से z2 है ना। तो आप बोलते हो सर ओरिजिन से z1 की डिस्टेंस ही हो जाती है, ओरिजिन से z2 की डिस्टेंस ही हो जाती है, और ये आपका हो जाता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2। क्या ये बात आपको समझ आई, है ना। तो आप इसे कहते हो क्या, आप इसे कहते हो मॉड ऑफ z1, है ना। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अगर मैं इसे थोड़ा सा, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं, हो जाता है मॉड ऑफ z2, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, मॉड ऑफ z1 प्लस ऑफ कोर्स z2।
मैं सही बोल रहा हूँ क्या? एक बार इस पार्ट को क्रॉस चेक कर लेंगे, बिल्कुल इसे हम क्रॉस चेक करेंगे, बट पहले यहाँ तक बातें समझ आ रही होंगी। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लेकर हमने बड़ी बेसिक सी बात ये सीखी है सर, कि हमेशा हमेशा ये जो पॉइंट होगा शायद ये Z1 माइनस Z2 होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये Z1 माइनस Z2 होना चाहिए, क्योंकि वो डिस्टेंस है ना, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। खैर फिर से मैं कह देता हूँ, खैर ये जो है Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कैसे कह रहा हूँ ये बात समझिएगा। Z1 क्या है सर? Z1 है, मान लो अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करूँ तो Z1 है आपका x1, y1। सर Z2 क्या है? सर Z2 को ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करें तो ये है x2, y2। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, और उसका अगर आप मॉड लेंगे तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इनसाइड एन अंडर रूट। तो Z1 माइनस Z2 आपका मॉड जो होगा वो डिस्टेंस होगी। तो बेशक सर मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 हमेशा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से तो बड़ा ही होगा। ये हम यहाँ भी प्रूव कर चुके हैं स्टूडेंट्स, आप समझो। यहाँ पर अगर माइनस 1 रखते तो ये वही तो आता, ये वही तो आता मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ कोर्स उससे भी बड़ा है। मतलब अगर यहाँ पे मैं कहता तो मैं क्या कहता, यहाँ पर एक और बात मैं कह सकता था, क्या सुनिएगा ध्यान से, मॉड ऑफ कोर्स Z1 माइनस Z2 से ये हमेशा बड़ा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम ये साइन यूज़ कर सकते थे, जिसे हमने यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी प्रूव करने की कोशिश की। मतलब ट्रायंगल के थ्रू एक डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लेकर समझा कि सर किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ें कह सकते हो। मैं बस समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ऐसे भी ज्योमेट्री के लिए आप समझ सकते हो। तो आई होप इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को आप समझ पाए। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आपका समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर क्वेश्चंस बनेंगे, इससे हम यूज करेंगे और इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से देखिए, फिर हम ट्राई करेंगे एक क्वेश्चन। आई होप अभी आपको क्लैरिटी है मॉड्यूलस को लेकर बहुत अच्छे से, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लेकर कि हम चीज़ें कैसे करने वाले हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चंस के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं मॉड्यूलस को लेकर। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, वो क्या लिख रहा है पहले इस बारे में बात करते हैं। वो 2-3 बातें आपको लिख कर दे रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। Z1 and Z2 be two complex numbers such that Z1 minus 2Z1 upon 2 minus Z1 Z1 बार Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 है ना, और इस पूरे का मॉड। एंड Z2 जो है आपका, उसका मॉड 1 के इक्वल नहीं है, तो Z1 की वैल्यू क्या होगी, उस पर वो बात आपसे पूछ रहे हैं। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। मेरा कहना है सर सीधी सी बात, मॉड्यूलस बड़ा ही सॉर्टेड सा फंक्शन है। अगर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर, Z1 माइनस 2 टाइम्स, आई एम रियली सॉरी, 2 टाइम्स Z2 अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, 2 माइनस Z1 Z2 बार, है ना। तो अगर ये ओवरऑल एक कंप्लीट मॉड लगा होता है तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि सर डिवीजन में आप इंडिविजुअल मॉड्स यूज कर सकते हो, आप डिवीजन में इंडिविजुअल मॉड्स यूज कर सकते हो। क्या ये बात आपको याद है? और अगर ये याद है तो सर ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? बहुत ध्यान सुनिए सर, आप इसे वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है सर, इसे वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अगर इसे वहाँ शिफ्ट किया तो क्या दिख रहा है सर, ध्यान से देखिएगा, Z1 माइनस 2Z2 एक तरफ, ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट, Z1 माइनस 2Z2 एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है सर, मॉड ऑफ कोर्स में लगा दूंगा 2 माइनस Z1 Z2 बार। तो ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है 2 माइनस Z1 Z2 बार, और इन पर क्या लगा हुआ है, मॉड। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन से हमें डील करना है, मेरा कहना है आप हमेशा इनके स्क्वायर्स कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, बात करते हैं। सर इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया। क्या आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद है? एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये थी स्टूडेंट्स कि सर अगर आपको मॉड ऑफ z का कोई स्क्वायर पूछे तो आप उसको z बार लिख सकते हो। बिल्कुल बस इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि देखो ध्यान से ज़रा, ये लिखा हुआ है समथिंग, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर के मॉड का स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ सर Z1 माइनस 2 टाइम्स Z2, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इनटू इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट मतलब Z1 माइनस 2 टाइम्स Z2 का कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट के बारे में हम जानते हैं सर, आप उसे इंडिविजुअली ऐसे सेपरेट कर सकते हो। सर 2 का कॉन्जुगेट क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2 का कॉन्जुगेट 2 ही रहेगा, है ना। सिमिलरली इज इक्वल टू, अगर राइट हैंड साइड पर भी ये दिख रहा है तो इसको क्या लिखेंगे सर, इसे आप लिख सकते हो क्या, 2 माइनस Z1 Z2 बार। क्या आपको बात समझ आ रही है? एंड ऑफ कोर्स 2 माइनस Z1 Z2 बार का कॉन्जुगेट। और अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो आप कहोगे सर 2 का कॉन्जुगेट जो कि वही रहेगा, इसका कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट तो समझ आ रहा है, लेकिन Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट सर, उसे आप क्या लिखेंगे, वो आपको वापस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। क्या प्रॉपर्टीज आपको याद है सर? अगर यहाँ तक चीज़ें आप लिख पाए तो क्या, मेरे ख्याल से अब वक्त है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने का। तो देखते हैं चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं। ध्यान से देखिए सर, पहले तो Z1 बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है Z1 का, मतलब Z1 बार ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी आप लिखना चाहो, या फिर से हम लिख सकते हैं Z1 के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या, Z1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जा रहा है माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2 बार। क्या इसमें कोई डाउट है? फिर क्या सर, इस Z1 बार को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है माइनस 2 टाइम्स
Z1 बार Z2। क्या इसमें कोई परेशानी है? आई होप सीधी सी बात है, यहाँ तक तुमने कुछ गलत नहीं किया है। फिर इसके बाद -2Z2 को -2Z2 बार से मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है 4Z2 Z2 बार। क्या इसमें कोई परेशानी? आई होप सीधी सी बातें हैं। सर राइट हैंड साइड पर क्या हो रहा होगा वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो 2 × 2 क्लियरली सर 4 है ना। फिर क्या, अगर 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है -2 टाइम्स Z1 बार इंटू Z2। क्या इसमें कोई परेशानी? सिमिलरली अब Z1 Z2 बार को अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा -2 टाइम्स है ना, कितना 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जा रहा है Z1 Z2 बार। और सर क्या, अब अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें Z1 Z2 बार को Z1 बार Z2 से, तो बिल्कुल सर जो आने वाला है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो होगा वो होगा Z1 बार इंटू Z2 बार। क्या इन बातों से कोई परेशानी है स्टूडेंट्स? आई होप बड़ी ही सिंपल सी सुलझी हुई सी बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं। अब क्या, अगर अब आप चीज़ें देखें तो सर सबसे पहले तो 2Z1 Z2 बार से 2Z1 Z2 बार को कैंसिल कर सकते हो। सिमिलरली 2Z1 बार Z2 से 2Z1 बार Z2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी स्टूडेंट्स? तो सर चीज़ें आपको ऐसी कुछ दिखेंगी, इसके अलावा और कुछ तो नहीं दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर, चीज़ें ऐसी ही दिखने वाली हैं। अब क्या, अब बात करते हैं जो चीज़ें बच गई हैं उनको लेकर। सर पहले तो लिख रहा है Z1 बार। क्या Z1 बार को हम लिख सकते हैं Z1 के मॉड का स्क्वायर? आई होप वही प्रॉपर्टी वापस Z बार मॉड Z का स्क्वायर होता है। क्या ये बातें आपको याद हैं? सर ये दिख रहा है 4Z2 बार। Z2 बार को आप लिखेंगे मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, तो आप इसे लिखेंगे प्लस कितना स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, आप इसे लिखेंगे प्लस 4 टाइम्स कितना Z2 के मॉड का स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप ये बात आपको समझ आई। फिर सर इस 4 को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाता है -4। इस 4 को इस तरफ शिफ्ट किया तो हो जाता है -4 माइनस, और क्या दिख रहा है ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, सर ये लिखा हुआ है कितना Z1 के मॉड का स्क्वायर इंटू Z2 के मॉड का स्क्वायर। क्या आप बात समझ पा रहे हो? आई होप ये बात भी आपको डाइजेस्ट हो रही है। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये भी हमने शिफ्ट किया क्योंकि वहाँ कौन सा साइन है पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो ये क्या हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है Z1 के मॉड का स्क्वायर इंटू ऑफकोर्स Z2 के मॉड का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक तो कोई परेशानी या डाउट नहीं है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी स्टेप में कहीं से कहीं तक नहीं है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, मेरा कहना है अगर आपको चीज़ें दिख रही हैं तो आप बहुत मज़ेदार तरीके से उसको वर्कआउट कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। सर अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ, किस किस को ध्यान से देखूँ, देखो समझो, अगर आप Z1 स्क्वायर और इनमें से Z1 स्क्वायर को कॉमन लेते हो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तो जैसे ही मैंने Z1 स्क्वायर को कॉमन लिया तो फैक्टर क्या बच रहा है, ध्यान से देखना। सो Z1 स्क्वायर को कॉमन लेते ही आप देख पाओगे कि आपके पास यहाँ से तो बच जा रहा है 1 और यहाँ से बच जा रहा है मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? सर सिमिलरली अगर आपने यहाँ से इन दोनों में से -4 कॉमन ले लिया, अगर आपने इन दोनों में से -4 कॉमन ले लिया तो देखो सर -4 आप कॉमन लीजिए तो आपको क्या दिखेगा, -4 कॉमन लेने से क्या बन जाएगा 1, और यहाँ से -4 कॉमन लेने से बन जाएगा मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। क्या आपको कुछ मज़ेदार सा एक्सप्रेशन दिख रहा है? हाँ सर ऐसा कुछ तो क्वाड्रेटिक में भी हम किया ही करते थे, वैसा कुछ कुछ हमें दिख रहा है। तो सर अब इस फैक्टर और इस फैक्टर को कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ये आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो Z1 स्क्वायर -4, ये आपका क्या बन जा रहा है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अब सर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, उसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 हैं। सर एक बात आपने नोटिस नहीं की क्वेश्चन पढ़ते वक्त, उसने कहा था मॉड ऑफ Z2 कभी भी 1 नहीं होगा। मॉड ऑफ Z2 कभी भी 1 नहीं होगा मतलब क्या, मॉड ऑफ Z2 कभी भी 1 नहीं होगा मतलब ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता, मतलब ऑफ कोर्स ये फैक्टर ही 0 होगा। यानी वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है आपसे कि सर मॉड ऑफ Z1 का जो स्क्वायर है -4 इज इक्वल टू 4 है ना, इज इक्वल टू 0 था तो वो 4 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या कुछ कहने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं सर। जो मॉड ऑफ Z1 आपका आने वाला है वो क्या होगा √4, प्लस माइनस √4 आप मत कहिए क्योंकि मॉड हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव होता है, तो आप उसे क्या कह दीजिए 2। तो यही क्या होगा स्टूडेंट्स आपका क्लियरली आंसर। तो मॉड ऑफ Z1 जो आएगा आपका वो क्या होगा 2, और इस बेसिस पे आप आंसर बोलेंगे कि सर मॉड ऑफ Z1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2। आई होप पूरे क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ की, हमने सर मॉड्यूलस है ना, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने मॉड्यूलस एंड ऑफ कोर्स किसकी
मॉड्यूलस के साथ कॉन्जुगेट, इन दोनों पर बेस्ड प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया। इसी पर बेस्ड जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मैक्सिमम डिवाइड करना, मतलब अलग अलग रिजॉल्व करना, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसको स्क्वायर करके इस तरीके से लिख पाना कॉन्जुगेट वाले टर्म में, और फिर उनको चीज़ें सिंप्लीफाई करके थोड़ा फैक्टराइजेशन सा काम किया और आंसर आ गया। इसी बेसिस पे अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करें तो ध्यान से देखिए, एक शानदार सा क्वेश्चन, ये बेस्ड है ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर, जेईई मेंस 2007 का एक क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप ट्राई करें और फिर हम इसे साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर आप सीधे सीधे ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सर ट्रायंगल इनइक्वालिटी मतलब क्या? याद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि सर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम करके उनका मॉड निकालें तो वो हमेशा उनके इंडिविजुअल मॉड के सम से छोटा होता है। बस इसी प्रॉपर्टी पर सारी बात हम सॉल्व करके फिगर आउट करेंगे, क्योंकि मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ ये, यहाँ लिखा हुआ है z+4, यहाँ लिखा हुआ है z+1। सर कुछ तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बात समझने की कोशिश करिएगा। इस z+4 को, क्या इस मॉड ऑफ z+4 को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? मॉड ऑफ z+4 का नहीं पता सर, बट z+1 को तो कुछ कर सकते हो। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। z+1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, z+4 -3 का मॉड। ये बेसिकली क्या है सर, ये आपका वही है मॉड ऑफ z+1। क्या ये बात आपको समझ आई? ठीक है सर, अच्छी बात है। मॉड ऑफ z+4 -3 आपने क्यों लिखा सर? मैं इसको ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसे थोड़ा और रीराइट करूँ तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये है मॉड ऑफ z+4, ध्यान से सुनिएगा, प्लस -3 का मॉड। सर क्यों फालतू चीज़ें घुमा रहे हो, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आप चीज़ें समझ पाएँ तो चीज़ें ऐसी हैं कुछ, कैसी सर, जो z+4 है ना, ये जो z+4 है, अगर आप इसे मान लो z1 और ये जो -3 है ना, इसे अगर आप मान लो z2, तो क्या आपको कुछ दिखाई दिया? बिल्कुल सर दिखाई दिया। मतलब आप कहना चाह रहे हो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है सर, ये हमेशा छोटा इक्वल होगा मॉड ऑफ z1। मॉड ऑफ z मतलब मॉड ऑफ z+4 प्लस ऑफ कोर्स क्या, प्लस मॉड ऑफ -3 प्लस मॉड ऑफ -3। क्या बातें आपको समझ आई? वो बड़ी सिंपल सी बातें हैं सर, ठीक है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, अब आप यहाँ पे बात करिए, अब आप सिर्फ इस जोन में रहकर बातें करिए, बस इन दोनों पर बातें करिए, है ना। इन दोनों पर बातें क्यों करिए? क्योंकि ये क्या है सर, अगर आप z+4 -3 को देखें तो एग्जैक्टली ये क्या है सर, दिस इज z+1, दिस इज नथिंग बट z+1। क्या बात आपको समझ आई? तो ये जो सर है एक्सप्रेशन, ये किससे छोटा होगा सर? ये हमेशा आपके इससे छोटा होगा, किससे? मॉड ऑफ z+4 प्लस मॉड ऑफ -3 से। अब इस पे क्यों बात करना है सर? इस पे बात इसलिए करनी है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हो, चीज़ें क्यों समझिएगा, ध्यान से सुनिए। सर z+4 का तो अभी नहीं पता, लेकिन z+4 के बारे में कुछ तो पता है, ठीक है। मॉड ऑफ -3 क्या होगा सर? -3 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है सर। सर इसका मॉड क्या होगा सर? -3 का स्क्वायर 9, 9 का √3, -3 नहीं, क्योंकि मॉड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो -3 का मॉड सर +3, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है +3। अब आप बात समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, z+1 का मॉड इसके और इसके सम से छोटा है, जहां पर ये जो है z+4 का मॉड वो 3 से छोटा है या उसके इक्वल है। तो कहना है इसे z+1 का मॉड 3 + 3 से हमेशा छोटा ही होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बड़ा आसान सा पॉइंट है। क्या, फिर से सुनिएगा कि z+4 का जो मॉड है, z+4 का जो मॉड है सर वो 3 से छोटा है। तो अगर ये एक्सप्रेशन 3 से छोटा है तो ये एक्सप्रेशन जो दिस प्लस दिस से छोटा है और ये 3 से छोटा है, सो ये एक्सप्रेशन 3 + 3 से भी छोटा होगा। बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स। इट्स लाइक 3 भाई हैं, है ना, A, B और C 3 भाई हैं। B जो है वो C से छोटा है और A जो है वो B से छोटा है, तो A इवेंचुअली C से छोटा हो जाएगा। बस यही बात है। कैसे, सुनिएगा, ये जो है इससे छोटा है और ये जो है वो इससे छोटा है, तो ये इवेंचुअली इससे तो छोटा हो गई होगा। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? बड़ी सुलझी हुई सी सॉर्टेड सी बात है मैं कह रहा हूँ। आई होप ये पॉइंट अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो आप कह पा रहे हो क्या कि सर z+1 का जो मॉड है, क्या स्टूडेंट्स, कि सर z+1 का जो मॉड है वो 3 + 3 6 से छोटा है। 6 से छोटा है मतलब वो पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z+1। तो सर z+1 का मॉड हमेशा 6 या 6 से छोटा होगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 6, यानी ऑप्शन डी। क्या आपको रियलाइज हुआ? इतना आसान सा सुलझा हुआ सा डायरेक्ट सा एक क्वेश्चन है, और किस पर बेस्ड? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आप चाहें तो इसे और भी तरीकों से ट्राई कर सकते हैं। आप सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या फिर हम बात करेंगे आर्गेंड प्लेन की, जब हम स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ के उस थॉट से भी इसे आसानी से इमेजिन या विजुअलाइज या वर्कआउट किया जा सकता है। उस बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे, पर अगर अभी आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करें, जो कि है बेस्ड जेईई मेंस के 2009 में पूछे गए एक क्वेश्चन पर। यह क्या है सर? सर यहाँ लिखा हुआ है कुछ, क्या,
मॉड ऑफ z माइनस 4/z जो है इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है सर, अच्छी बात है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, सर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला थॉट तो जो आ रहा है, क्या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोशिश जरूर कर सकते हैं। देखो अगर हमने इसे सिंप्लीफाई किया, या तो इसे सिंप्लीफाई कर लो या फिर यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर लो, दोनों में से कोई सा भी थॉट अप्लाई करिए, या तो स्टैंडर्ड मेथड x प्लस आयोटा वाई जैसा कुछ, बट पहले उससे पहले कुछ मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लीजिए और फिर सोचिए, या फिर सीधे सीधे ट्रायंगल इनइक्वालिटी सोचिए, मॉड ऑफ z तक लाने के लिए क्या अप्लाई करनी होगी। दोनों थॉट्स अप्लाई किए जा सकते हैं। एक सेकंड के लिए स्क्रीन पॉज करिए और एक बार ट्राई करके देखिए कि आप कैसे सोचेंगे। मेरा जो आपसे कहना है वो ये स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे वापस मॉड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो सर ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है शायद, बट शायद थोड़े से मेजर से चेंजेस के साथ। बिल्कुल मैं सर आपसे इस पर बात करना चाह रहा हूँ कि आप मॉड ऑफ z को कैसे सोच सकते हो। मेरा कहना है अगर मॉड ऑफ z को इस फॉर्म में सोचना है तो मैं कहूँगा सर मॉड ऑफ z को आप लिख लो, क्या सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप लिख लो z माइनस 4/z प्लस 4/z। सर कैसी बातें कर रहे हो आप, कुछ तो भी लिख लेते हो। मेरे ख्याल से ऐसा क्यों लिखा, इस पे बात की जानी चाहिए। इस पे बात इसलिए की जानी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपसे साधारण सी बात जो पूछी जा रही है वो ये कि अगर मॉड ऑफ z को मैंने कुछ ऐसा लिखा है तो समझो बात को, अगर आप इसे बोलते हो क्या, अगर आप इसे बोल लेते हो z1 और अगर आप इसे बोल लेते हो क्या z2, तो सर बेशक ये हमेशा छोटा या इक्वल होगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 से। मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 मतलब सर मॉड ऑफ z1 मतलब z माइनस 4/z। सो डिड यू रियलाइज ये वैल्यू क्यों लिखी। सर अच्छी बात है, ये बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन आपने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी सर, ठीक है समझते हैं। गड़बड़ ये कर दी सर कि ये तो हुआ आपका z1 बट z2 क्या है सर, z2 है 4/z, तो आप लिखेंगे मॉड ऑफ 4/z। क्या ये बात आपको समझ आई। ठीक है सर, अच्छी बात है, सारी बातें समझ आ रही हैं। मतलब ये एक्सप्रेशन जो कि इसके इक्वल है हमेशा इससे छोटा होगा। ठीक है सर, ये बात समझ ली हमने। अब क्या, अब मेरा आपसे कहना है कि अगर आप चीजें सोच पा रहे हो तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, वो एग्जैक्टली वही है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि सर मॉड ऑफ z जो है, मॉड ऑफ z जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो हमेशा z माइनस 4/z के मॉड, सर z माइनस 4/z का मॉड तो हमें पता है कितना, 2, वो हमेशा 2 प्लस, वो हमेशा 2 प्लस किससे, सुनिएगा ध्यान से, 2 प्लस मॉड ऑफ 4/z से छोटा होगा। क्या हम जानते हैं सर, मॉड को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि आप लिख सकते हो न्यूमरेटर में 4 का मॉड और डिनोमिनेटर में z का मॉड। और सर 4 का मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, 4 का मॉड 4 ही होता है, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप 4 के मॉड को 4 ही लिख दीजिए। क्या बात आपको समझ आई। आई होप इस एक्सप्रेशन को हमने कैसे वर्कआउट किया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सर अब क्या, मेरे ख्याल से सर शायद वहां तक पहुंचा जा सकता है अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देख पाएं तो। कैसे दिमाग लगाते हैं स्टूडेंट्स। पहला थॉट तो ये सर, ये लिखा है मॉड ऑफ z लेस देन 2 प्लस 4/z। अगर चीज़ें हम थोड़ी सी शफल करें, थोड़ी सी शिफ्ट करें तो कैसी बनेगी, मेरे ख्याल से सर कुछ क्वाड्रेटिक जैसा बन सकता है। अगर आप चीज़ें सोच पाएं तो बिल्कुल ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम समझें इसे तो ध्यान से देखिएगा, क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और चूंकि डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ z यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला है नहीं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझिए। मैं LHS और RHS दोनों तरफ मॉड ऑफ z से मल्टीप्लाई करता हूँ। चूंकि मॉड ऑफ z हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो LHS और RHS दोनों तरफ साइन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस इक्वेशन में, तो हम दोनों तरफ मॉड ऑफ z से मल्टीप्लाई करेंगे। सर मॉड ऑफ z से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाने वाला है क्या, ये हो जाने वाला है मॉड ऑफ z का स्क्वायर, है ना। इज व्हाट इज आई थिंक लेस देन इक्वल टू, यस इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ z, और फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है सर प्लस 4, है ना, क्योंकि मॉड ऑफ z कैंसिल। सर अगर इसे यहाँ शिफ्ट करें तो ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहा है मॉड ऑफ z का स्क्वायर, है ना, -2 टाइम्स मॉड ऑफ z एंड -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अभी क्या, अगर फैक्टराइजेशन यूज करें, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर एम्फेसाइज करें, तो क्या कहना चाह रहे हो सर आप। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें प्रोडक्ट चाहिए -4 और सम चाहिए -2। कौन देगा। अगर हम b² - 4ac वाला अप्रोच भी ट्राई करें तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके रूट्स की आपसे बात करूं तो ये क्या आ रहा है, b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर यानी 4, -4ac, है ना। तो शायद श्रीधर आचार्य मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि शायद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में -2 सम ला पाना मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 4 × 1v वो सम या डिफरेंस 3 ही आएगा, 2 × 2 वो 4 तक बात जा नहीं रही है, तो मेरे ख्याल से शायद मुश्किल है। तो हम एक काम करते हैं, हम श्रीधर आचार्य मेथड निकालते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन के बारे में हम कुछ जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस एक्सप्रेशन की हमें हेल्प से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z तक पहुंचना है, ठीक है सर, ये भी कर लेंगे। अब अगर यहाँ से चीज़ें सोचनी चाहिए तो क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं सर। श्रीधर आचार्य से मैं मॉड ऑफ z की वैल्यू निकालता हूं, तो मॉड ऑफ z कितना होगा सर, -b यानी -2 दैट्स +2 अंडर रूट ओवर प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -2 का स्क्वायर 4 -4ac
सो -4 इंटू -4 दैट्स +16, +16 इंटू 1 इज 16, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है +16, है ना। तो कुछ ऐसा हमें मिल रहा है, डिवाइडेड बाई 2a, तो ये हो जा रहा है 2। क्या इसमें कोई परेशानी? तो सर मॉड ऑफ z जो आपका निकल के आता है वो कितना आता है, ये आ जाता है 2 ± 16 + 4 होता है 20, 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, तो 4 का √2, तो ये हो जाता है 2√5 डिवाइडेड बाई ऑफ कोर्स 2। यानी आप जो मॉड ऑफ z लिखना चाह रहे हो, जो आप मॉड ऑफ z लिखना चाह रहे हो, मतलब रियली सॉरी अगर ये इनइक्वेशन नहीं होती तो, अगर ये क्वाड्रेटिक होती तो इसके क्या रूट्स आते, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसके जो रूट्स आते वो क्या होते, वो होते सर क्या, 2 से कैंसिल अगर आप कर देते तो ये होते 1 ± √5। क्या इसमें कोई परेशानी स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स 1 - √5 एक छोटा रूट होता, 1 + √5 बड़ा रूट होता। तो सर अगर आप वेवी कर्व मेथड यूज़ करें, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार सा भी क्वेश्चन है, अगर आप वेवी कर्व मेथड यूज़ करें तो ऑफ कोर्स आप इन्फिनिटी तक जाइए, यहाँ -∞ तक जाइए, ये आपको पहला रूट मिलेगा इस इक्वेशन का जो कि होगा 1 - √5, और आपको यहीं कहीं दूसरा रूट मिलेगा जिसे आप कहेंगे 1 + √5। और सीधा सीधा सा थॉट है सर, हम जानते हैं वेवी कर्व मेथड में ये आपका छोटा रूट, ये बड़ा रूट, तो प्लस माइनस प्लस कुछ ऐसा बिहेवियर चलता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सीधी सीधी बात, 1 - √5 एक नेगेटिव वैल्यू होगी, 1 + √5 एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। आप समझ पा रहे हो नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि ऑफ कोर्स 1 - √5 कितना होगा, समथिंग अराउंड 2 पॉइंट समथिंग, है ना, क्योंकि 4 का √2 होता है, तो 1 में से 2 पॉइंट समथिंग सबट्रैक्ट किया तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा। अगर यहाँ 0 रखा तो 0 0 -4, तो ये जो जोन है, ये जो जोन है ये कैसा होगा, नेगेटिव, ये जो जोन्स होंगे वो पॉजिटिव। बट अगर आप सीधे सीधे याद रखें तो क्वाड्रेटिक में आप ऐसा याद रख सकते हो, अगर आपका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो। क्वाड्रेटिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट मेरे ख्याल से आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मेरा पॉइंट बस इतना सा स्टूडेंट्स कि ये जो एक्सप्रेशन है ये <= 0 बस यहीं पर होता है, बस z की इन वैल्यूज़ के लिए ही होता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? और z की इन वैल्यूज़ में अगर मुझसे कोई पूछे कि सर z की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, आप z की मॉड ऑफ z की, आई एम रियली सॉरी फॉर सेइंग दैट, मॉड ऑफ z की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो पहली बात तो सर ये जो आपकी z की मॉड ऑफ z की जो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो सर यहाँ से यहाँ तक लाई करती हैं, वो सर यहाँ से यहाँ तक लाई करती हैं, पहली बात तो ये। और क्यों लाई करती हैं सर? मतलब z लेने को कुछ भी ले सकता है, मॉड ऑफ z कुछ भी ले सकता है, लेकिन मॉड ऑफ z को हम सिर्फ यही वैल्यूज देंगे क्योंकि हमें ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है। और अगर आपको ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है उसके लिए जो z की पॉसिबल वैल्यूज हमें अलाउड है वो ये हैं, और अगर इनमें सबसे बड़ी वैल्यू मैं ढूंढना चाहूँ तो वो आती है 1 + √5। उनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो मैं ढूंढना चाहूँ वो आती है 1 + √5। और अगर 1 + √5 पर बात करें तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी से अच्छा कोई ऑप्शन है नहीं। क्या ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा समझ आया? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बहुत सुलझा हुआ सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन जिसे आपने अच्छे से समझा। इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम आगे डिटेल में प्रोसीड करेंगे। अब इसी के साथ स्टूडेंट शिफ्ट करते हैं सेकंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी की तरफ, जहां पर हम और डिटेल में चीज़ें समझेंगे। मेरा कहना है कि अगर मैं सेकंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी की आपसे बात करूं ना तो ये वापस वही प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल में हमने पढ़ी, उसीलिए तो इसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आपको याद है, अगर एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग में आपसे पूछूं तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग ये होती है सर कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से कम होता है। ये वहीं से आता है एक्चुअली। जैसे आप बात समझो, आप इसको ऐसे समझो, ये एक्चुअली उसी का एक्सटेंशन है जो आपने पढ़ा है। जैसे सर अगर मान लो ये ट्रायंगल है, इसमें साइड्स हैं ए, बी और सी, तो पहली बात तो हमने क्या पढ़ी है? पहली बात हमने ये पढ़ी है सर कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब इसी में अगर मैं बी को उस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर जो ए है वो बड़ा होगा सी - बी से। और ये जो बात है ना कि किसी भी एक साइड की वैल्यू दो साइड्स के डिफरेंस से हमेशा ज़्यादा होती है, यही बात एक्चुअली आपको यहाँ लिख कर दी अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो। अगर आप मान लो ओरिजिन कुछ है, अगर आप मान लो जैसे कि अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आर्गेन प्लेन में प्लॉट कर रहे हो, है ना, जैसे मान लो यहाँ पर आपका ओरिजिन है, ये लेट्स से ओरिजिन है, ये आपका Z1 है और ये आपका Z2 है ना। ऑफ कोर्स ये Z1 है, ये Z2 है। मैंने वहाँ शायद थोड़ा कुछ गलत बता दिया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अगर आप ओरिजिन से कनेक्ट करो चीज़ों को इस तरीके से, है ना, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ सर? ये डिस्टेंस है आपका मॉड ऑफ Z1, है ना। ये डिस्टेंस क्या है? ये है आपका मॉड ऑफ Z2। और ये डिस्टेंस क्या है? ये है मॉड ऑफ Z1 - Z2। तो आपकी एक साइड है Z1, एक साइड है Z2 और एक साइड है Z1 - Z2। तो सर सीधे सीधे ये जो तीसरी साइड है Z1 - Z2 ये हमेशा ज़्यादा होगी या इक्वल होगी? इक्वल भी कब होगी हम बात करेंगे इस बारे में, है ना। कब ज़्यादा होगी? हमेशा Z1 -
Z2 के। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स क्या कि हमेशा ये बात याद रखिए ये इक्वल कब होगा, जब कोलिनियर हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स सर वो बात वही हो जाने वाली है। मतलब मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो हम इनइक्वालिटी 1 को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। शायद मैंने वहाँ पे ट्रायंगल के थ्रू एक्सप्लेनेशन देते वक्त Z1 + Z2 यूज़ कर लिया था, नहीं वो भी Z1 - Z2 ही था, बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से हमने कोई गड़बड़ यहाँ तो नहीं की थी, बस मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ ताकि मैंने आपको कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया, है ना। बिल्कुल सही। चलो वहाँ पर भी चीज़ें वैसे वर्कआउट की जा सकती हैं, उसको आप ट्रायंगल के थ्रू देख तो सकते ही हो। पर अगर अब मैं वापस आऊँ इस काम की बात पर जो अभी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आई होप ये पॉइंट आपको समझ आए। तो इसका मैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ आपको देना चाह रहा हूँ कि चीज़ें ऐसे देख लो, या फिर अगर कुछ क्लिक नहीं करता है ना, वही आप यहाँ पे या तो ऑयलर फॉर्म लिए या पोलर फॉर्म, आप आसानी से प्रूव कर पाएंगे कि एक्सप्रेशन हमेशा इससे बड़ा होता है। पोलर फॉर्म में याद है स्टूडेंट्स, हमने cos थीटा और आयोटा sin थीटा की हेल्प ली थी, बस वैसे ही करिए, आप वापस इसे प्रूव कर पाएंगे बहुत ईजिली। बहुत टफ, बहुत चैलेंजिंग टास्क ये नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि सर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन पे, मतलब प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली पता है, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स एक्चुअली इसको ऐसे ले लेते हैं, स्टूडेंट जनरली इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सर जैसे आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो उनका अगर कॉन्जुगेट लो तो आप कहते हो सर उनका इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेकर भी उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल कॉन्जुगेट में अप्लाइड होता है, लेकिन स्टूडेंट चाहते हैं कि सर आप एक बात बताओ, अगर इनको प्लस माइनस कर रहे होते, मॉड ले रहे होते, तो भी क्या सीधे सीधे बस ऐसे ही लिख सकते हैं? नहीं, बस यहाँ पर यही गड़बड़ है, आप सीधे सीधे इनको ऐसे नहीं लिख सकते। बस उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटीज इंट्रोड्यूस हुई हैं। वहां पर आप इनको ऐसे समझ सकते हो, बिल्कुल सर, कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस हमेशा उन दोनों के इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस से ज्यादा ही होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? अगर ये बात समझ आई है, तो मैं कहना चाहता हूं एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं और वापस इस वाली स्लाइड पर आते हैं। आई थिंक इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड या उसके कॉन्जुगेट का मॉड हमेशा इक्वल होता है। क्या ये बात आपको समझाने या सिखाने की जरूरत है? सर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर x + i उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सर वो होगा x - i। बताओ इसका मॉड क्या होगा स्टूडेंट्स? z का जो मॉड आप निकालेंगे वो होगा √x² + y²। सर हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप जब कॉन्जुगेट का मॉड निकालोगे तो वो इक्वल कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है सर, x² प्लस ये कितना है -y², तो वापस बात तो वही बन गई। ये क्या है? ठीक है सर -y, लेकिन -y का स्क्वायर क्या होगा? y², तो वापस बात वही बन गई ना। क्या बन गई सर? ये भी तो वही बन जा रहा है, x² + y² इनसाइड एन अंडर रूट। यानी बिल्कुल सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना सिर्फ ये बल्कि उसके नेगेटिव का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का मॉड, इवन उसके नेगेटिव के कॉन्जुगेट का मॉड, ये चारों ही इक्वल होते हैं। ना सिर्फ ये दो बातें, बल्कि आप तो ये चारों ही बातें याद रखिएगा ताकि आप कभी भी गलतियां ना करें। मतलब एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हम इन चारों को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। मतलब शायद इसकी जगह मैं ये यूज कर लूँ, या इसकी जगह शायद मैं ये यूज कर लूँ, या इसकी जगह शायद मैं ये यूज कर लूँ। जैसी नीड होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उस तरीके से हम इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटली यूज करेंगे। मैं वापस आता हूँ इस काम की बात पर। क्या स्टूडेंट्स हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखी क्या कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का मॉड उनके इंडिविजुअल मॉड्स के डिफरेंस से हमेशा ज्यादा होता है। अगर ये बात मैं आपको समझाना चाहूँ तो हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर हम ये चीजें अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का मॉड हमेशा ज्यादा होता है किससे? उनके इंडिविजुअल मॉड्स के डिफरेंस से। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? बिल्कुल सर, ठीक है, ये पॉइंट तो हमको समझ आ रहा है, लेकिन इससे फायदा क्या? इससे ये फायदा स्टूडेंट्स कि अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप वर्कआउट कर सकते हैं इस मेथड से। क्या लिखा हुआ है पहले वो समझिए। सर ये लिखा है z - 2 + i इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है सर, अच्छी बात है। फिर वो पूछ रहे हैं द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। तो आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू बताइए मॉड ऑफ z की क्या होगी। बिल्कुल सर, निकाला जा सकता है। सर पहला थॉट तो ये कि क्या इससे कुछ फायदा होगा? बिल्कुल, इसलिए तो आपको पढ़ाया गया है और इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। बट आप एक्चुअल प्रॉब्लम समझ रहे हो, एग्जामिनेशन में आपको ये नहीं पता होगा कि इस टॉपिक पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। आपको तो सिर्फ ये दिख रहा होगा और फिर अब आपको दिमाग लगाना होगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक पर बेस्ड है। और यकीनन तौर पर एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ, एक अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने के बाद, ऑफकोर्स क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। मतलब हम कभी नहीं कहेंगे कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करें, मैं हमेशा कहूंगा कि आप कुछ अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस करें, है ना। तो अगर मैं सीधी सी बात कहूं कि इस क्वेश्चन में कैसे सोचा जाना है, तो सर एक थॉट तो ये लेकर आते हैं z1 - z2 का मॉड, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने का तरीका बड़ा आसान। क्या मैं इसे ऐसे ट्रीट कर सकता हूं? सुनिएगा ध्यान से, मॉड ऑफ z माइनस, अगर ये माइनस कॉमन लिया तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 - i। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। मतलब अगर आप चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर पाएं तो ये आपका z1 है और ये आपका क्या है स्टूडेंट? z2। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है। तो मैं कहूँगा सर ये जो एक्सप्रेशन है जो भी है लेस देन इक्वल टू 2 है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है सर ये हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? ये हमेशा बड़ा होगा मॉड ऑफ z1। मॉड ऑफ z1 मतलब ये, मतलब मॉड ऑफ z
माइनस मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z2 मतलब दिस, मॉड ऑफ Z2 मतलब इसका मॉड, यानी किसका मॉड स्टूडेंट्स, 2 माइनस आयोटा का मॉड। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? और सर छोटी सी बात ये, हमें गिवन है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा किससे छोटा है, एक्सप्रेशन हमेशा 2 से छोटा तो है ही। आई होप इनमें कोई परेशानी नहीं, ये बातें आप आसानी से समझ पा रहे हैं। अभी क्या सर, अभी क्या सोचना चाहिए? मेरा कहना है अब तो आप चीज़ें निकाल सकते हो। कैसे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मुझे दिया जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है जो 2 से छोटा है, अब फिर वही बात, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो इवेंचुअली ये इससे तो छोटा हो गई होगा ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, सर मॉड ऑफ Z माइनस, क्या आप मुझे 2 माइनस आयोटा का मॉड बता सकते हैं? बिल्कुल सर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, 5 का अंडर रूट 5, सो मॉड ऑफ Z माइनस अंडर रूट 5, इसका मॉड अंडर रूट 5 आ रहा है, जो कि ऑफकोर्स किससे छोटा होगा, जो कि ऑफकोर्स 2 से छोटा होगा। तो क्या मैं यहाँ से बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कह सकता हूँ कि सर मॉड ऑफ Z जो है, मॉड ऑफ Z जो है वो अगर अंडर रूट 5 वहाँ शिफ्ट किया तो 2 प्लस रूट 5 होगा। इसका क्या मतलब, सर हमसे क्या पूछी जा रही है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z। सर एक चीज़ तो पता चल गई, क्या? अगर आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें तो आप कह रहे हो सर मॉड ऑफ Z हमेशा, इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ Z हमेशा 2 प्लस रूट 5 से छोटा या उसके इक्वल ही होगा। तो कहना है इसे, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है सर वो हो जाने वाली है 2 प्लस अंडर रूट 5। क्या इसमें कोई डाउट है? आई होप यहाँ तक तो कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करेंगे सर, अब मेरा कहना है कि अगर आपको ये वैल्यू पता चल गई है तो क्या इसकी लीस्ट वैल्यू भी पता करी जा सकती है? सर ट्राई कर लेते हैं और देख लेते हैं चीज़ें कैसे निकल कर आती हैं। सर एक और ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमने पढ़ रखी है ना, हमने कौन सी ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ रखी है? याद करिए स्टूडेंट्स, हमने एक और ट्रायंगल इनइक्वालिटी बिल्कुल पढ़ रखी है कि सर Z1 प्लस Z2 की अगर हम बात करें, Z1 प्लस Z2 की बात करें, और अगर आप Z1 और Z2 की बात करें तो क्या आपको ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी याद है? इनकेस आप कभी भी भूलते हो कि सर साइन कौन सा यूज करना है, तो मैं हमेशा आपको कहूंगा कि थॉट बड़ा सिंपल सा है। दो वैल्यूज के आप ऐसे सोच के देख लो, आप ट्राई करके देख लो, रैंडम दो वैल्यूज ले लो, है ना, सोच के देखो। मैं ले लेता हूँ -3 और 5, बस एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आप सीधे सीधे सोच पाओ। आप सोचो सर -3 और 5 के मॉड्स का सम, -3 और 5 के मॉड्स का सम हमेशा -3 प्लस 5 से तो ज़्यादा ही होगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये हो जाएगा +3 हो जाएगा 5 जो कि होगा 8, लेकिन यहाँ -3 + 5 करते ही गड़बड़ आपको समझ आ रही है, वो हो जाने वाला है कितना, -3 + 5 विल बी +2, और +2 का मॉड ऑफकोर्स छोटा होगा। तो क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? और ऑफकोर्स अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होते तो सीधा सीधा वो ऐड हो जाता, या दोनों ही इमेजिनरी नंबर्स होते तो फिर वो ऐड हो जाता, या फिर दोनों ही नेगेटिव होते तो फिर वो इक्वालिटी बन जाती, या फिर दोनों ही नेगेटिव इमेजिनरी नंबर्स होते तो भी फिर वो इक्वालिटी बन जाती। लेकिन अगर चीज़ें ऐसी हैं, अगर चीज़ें बहुत ही आर्गेंट प्लेन में कहीं पर भी अरेंज्ड हैं, तो फिर बिल्कुल ये इनइक्वालिटी इस तरीके से बिहेव करेगी, इक्वालिटी बनने के बजाय। कोलिनियर होने पर ऑफकोर्स इक्वालिटी बनेगी। लेकिन अगर ये सारी बातें छोड़ें, ये सारी बातें भूल जाएं सर, हम तो सीधा सीधा दिमाग लगाते हैं कि इस पर करना क्या है। तो अगर यही थॉट यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें तो लिखा हुआ है Z -2 + आयोटा। ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? सर ये लिखा है Z -2 + आयोटा, है ना, ये हमें दिखाई दे रहा है सर। तो हम क्या एक और छोटी सी बात कह सकते हैं? अच्छा बाय द वे, ये जो हमें दिया गया Z -2 + आयोटा, ये हमेशा सर आपसे किससे छोटा है? ये आपका इससे तो छोटा है ही। ठीक है सर, इसको हम यूज़ करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो क्या कुछ सोचा जा सकता है? सर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। फिर वही बात स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे ऐसे ट्रीट करूँ, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे ट्रीट करूँ, जैसे ये लिखा हुआ है Z और यहाँ पर लिखा हुआ है इससे प्लस, है ना, और ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है? Z1 + Z2। तो Z1 क्या है सर? Z1 तो एज इट इज आपका क्या है? Z1 जो कि है Z, प्लस ऑफ कोर्स क्या आ जाने वाला है? प्लस ऑफ कोर्स आपका आ जाने वाला है दिस एक्सप्रेशन -2 + आयोटा का मॉड। आप मुझे बता सकते हैं क्या सर? अगर सीधे सीधे निकालें, आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स वही बात वापस, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 कितना? √5। तो ये क्या हो जाने वाला है सर? ये हो जाने वाला है √5। तो सर ये जो है आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जा रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है आपका कुछ ऐसा आ जा रहा है। क्या इन बातों से, क्या इन सारी बातों से कुछ कंक्लूजन निकाला जा सकता है? यही एक्सप्रेशन, ये तो सर हम कंक्लूड कर ही चुके हैं ना, एनीवे हम तो ये तो ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं कि 2 + √5 से छोटा ही होगा। इसके अलावा और कोई फ़ायदा हो रहा है? मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी 1 और 2 दोनों यूज़ करके हम एक कॉमन कंक्लूजन तक ही आ पा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई और हेल्प हमारी हो पा रही है तो फिगर आउट करते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। पर पहले इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स।
बस इसी इनइक्वालिटी में इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन होता है जो हम यूज करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसका ये वाला वर्जन यूज हो रहा है। पहले हम इसी इनइक्वालिटी पर आते हैं। ये जो इनइक्वेशन है ना आपकी, या जिसे आप इनइक्वालिटी कहते हैं सेकंड, इसमें एक छोटा सा करेक्शन वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बस ये इसलिए इंश्योर किया जाता है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव हो तो हम चाहेंगे हमेशा कि ये जो आपकी वैल्यू है ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी हो। पहले मैं इसका रीजन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि सर एक नंबर है उसका जो मॉड है वो -3 से बड़ा है, तो कैसी बात कर रहे हो सर, किसी भी नंबर का मॉड एक नेगेटिव वैल्यू से तो बड़ा ही होता है। बिल्कुल, बस इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए, मतलब नेगेटिविटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सर इसके आगे एक मॉड लगा दो। मॉड लगा दो, कैसे लगा दो आप, ऐसे कैसे सर, कुछ भी बात कर रहे हो। मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, जब ट्रायंगल की बात होती है स्टूडेंट्स, जब किसी ट्रायंगल की बात होती है तो अगर ये साइड ए और ये साइड बी और ये साइड सी है तो बात वहीं से शुरू होती है। सर आप कहते हो कि सर किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। बिल्कुल, पर अगर मैं किसी एक साइड को उस तरफ शिफ्ट करूँ तो मैं कहूँगा जो ए जो है वो सी माइनस बी से ज़्यादा होगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो आपके वर्बल वर्ड्स क्या है सर, आपके वर्बल वर्ड से किसी भी एक साइड का सम दूसरी दो साइड्स के डिफरेंस से ज़्यादा होता है। तो सर आप तो ये भी कह सकते हो ना कि अगर ए ग्रेटर देन सी माइनस बी से तो ए ग्रेटर देन होगा बी माइनस सी से। बिल्कुल, उनके मैग्नीट्यूड से। मैं रिपीट करता हूं मेरे वर्ड्स, बहुत ध्यान सुनिएगा। ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए की जो लेंथ होगी वो बी और सी के डिफरेंस है। मैंने ये नहीं कहा कि बी माइनस सी या सी माइनस बी, मैं तो बस आपसे दो बात कहना चाह रहा हूँ। जो कोई भी एक साइड है उसकी वैल्यू, उसकी जो लेंथ है वो हमेशा दूसरी बची हुई दो साइड्स के डिफरेंस है, जो भी बड़ी होगी माइनस छोटी से ज़्यादा होगी। तो डिफरेंस से ज़्यादा होगी मतलब सर यहाँ पे मॉड कंसिडर करना चाहिए ताकि चीज़ें हमारी सॉर्टेड रहें, ताकि कन्फ्यूजन दूर रहे, है ना। बस उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो सेकंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, यहाँ पर आप बस एक छोटा सा करेक्शन और करते हैं। मतलब वो अपडेटेड वर्जन है, लोग प्रेफरेबली उसे यूज करते हैं। तो आप कहोगे सर सेकंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी को इस तरीके से भी लिखा जाता है कि दोनों साइड्स का, मतलब किसी भी एक साइड की वैल्यू जो कि है z1 माइनस z2, आप इसे लिख सकते हो। मैं इसे यहाँ से हटाकर यहाँ लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ अगर मैं लिखूँ कि z1 माइनस z2 ये आपकी एक थर्ड साइड है जैसे आप कह रहे हो, ये हमेशा ऑफ कोर्स दूसरी दो साइड्स के डिफरेंस से ज़्यादा होगी, मतलब उन दोनों के इंडिविजुअल लेंथ्स के डिफरेंस से ज़्यादा होगी। लेकिन डिफरेंस कैसा सर, तो डिफरेंस बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम मॉड यूज़ करेंगे। आई होप आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला मॉड समझ पा रहे हो। इसके हम थ्रू ये इंश्योर कर रहे हैं कि चीज़ें मतलब गड़बड़ नहीं हो रही है। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो। ये जो मॉड है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मॉड है, और ये जो मॉड है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वाला मॉड है, कि वो नेगेटिव नहीं हो जाने दे रहा है, क्योंकि ये मॉड एक पॉजिटिव वैल्यू है। समथिंग पॉजिटिव शुड बी ग्रेटर देन, मतलब ये जो मॉड है सब मतलब मॉड ऑफ समथिंग शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से तो वो हमेशा बड़ा होता ही है। तो बस इस बात को अगर हम ध्यान में रखें और इस बात को अप्लाई करें इस क्वेश्चन में, तो मेरे ख्याल से तो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है सर इस क्वेश्चन में। इसे आप ऐसे ही सोच सकते थे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इस पार्ट को अगर आप करेक्ट करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या बोला सर, आपने इसको, इस एक्सप्रेशन को लिखा, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं इसी इनइक्वालिटी को यहाँ पर अगर एक अपग्रेडेड वर्जन इस मॉड के साथ यूज़ करूँ, तो सर आप क्या कह रहे हो, आप z माइनस 2 प्लस आयोटा को लिख रहे हो, z माइनस कॉमन लेकर 2 माइनस आयोटा। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका z1 की तरह ट्रीट आप कर रहे हो, इससे आप z2 की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो z1 माइनस z2 को आपने लिखा मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल एक और मॉड। क्या ये बात आपको समझ आई। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपका जो निकल कर आ रहा है मॉड ऑफ z माइनस 2 माइनस आयोटा का जो मॉड है वो है √5। इसका मॉड आप कह रहे हो 2 से हमेशा छोटा या इक्वल होगा। बस इसी बात को थोड़ा सा और अपडेट करते हैं। मेरा पॉइंट आई होप आप समझ पाए। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से फर्स्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उससे ज़्यादा कुछ खासा फर्क पड़ नहीं रहा है, उससे भी मैक्सिमम वैल्यू ही पता चल रही है। तो ये कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। बट अगर इसी बात को मैं आपको कंसोलिडेट करके बताऊँ तो क्या आपको ये बात याद है स्टूडेंट्स, हमने बहुत डिटेल में 2-3 बातें सीखी हैं। याद करिए सर, अगर कभी भी कोई आपसे कहे कि x एक नंबर है, लेट्स से एक एक्सप्रेशन है जो कि हमेशा 3 से बड़ा है, तो आप कहते हो सर यहाँ से दो बातें निकल कर आती हैं, या तो x जो है वो 3 से बड़ा होगा या फिर x जो है वो हमेशा -3 से छोटा होगा। क्या पॉइंट आपको याद है सर। सिमिलरली एक और बात हमने सीखी, अगर हमसे कोई कहे लेट्स से एक नंबर है k और k का जो मॉड है सर वो लेट्स से 5 से छोटा है, k का जो मॉड है वो लेट्स से 5 से छोटा है, तो आप कहते हो सर जो k नंबर है ना वो हमेशा -5 से 5 के बीच में होगा। क्या आपको ये दोनों बातें याद हैं। आई होप आपको ये दोनों रूल्स याद होंगे, ये दोनों रूल्स आप भूले नहीं हैं। अगर यही बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँ तो क्या आपको एक छोटी सी बात नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये कि सर ध्यान से देखो आप ज़रा, बिल्कुल सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखो सर। ये मान लो एक नंबर है, मॉड ऑफ z माइनस 5 एक नंबर है। सो इस नंबर का मॉड जो है वो 2 के इक्वल या इससे छोटा है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, किसी नंबर का मॉड अगर किसी नंबर से छोटा इक्वल होता है तो नंबर उसके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव के बीच में लाई करता है। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है कौन सा सर, मॉड ऑफ z माइनस √5, मॉड ऑफ z माइनस √5, ये बेशक सर -2 से बड़ा और +2 के इक्वल या उससे छोटा ही होगा।
इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे तो सर ये क्वेश्चन खत्म हो गया अगर आप ध्यान से देखो तो। क्यों? क्योंकि अगर तीनों तरफ मैं माइनस मतलब प्लस √5 ऐड करूं तो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? सर ये दिखेगा -2 प्लस √5 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू क्या? यहाँ पे √5 ऐड हुआ तो ये सिर्फ बचा क्या आपका मॉड ऑफ z, और यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा तो क्या बचता है स्टूडेंट्स? 2 प्लस √5। तो राइट हैंड साइड पर क्या आ जाता है? सर ये आ जाता है 2 प्लस √5। तो जो हम ग्रेटेस्ट वैल्यू तो निकाल पा रहे थे क्या? 2 प्लस √5, हम लीस्ट वैल्यू भी निकाल पाए। क्यों सर? लीस्ट वैल्यू हम इसलिए निकाल पाए क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमेशा इससे बड़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? -2 प्लस √5। तो अगर इसकी लीस्ट वैल्यू हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? -2 प्लस √5। क्या ये अप्रोच समझ आई? और आपको सेकेंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी का अमेंडेड वर्जन भी नजर आया, तो इसको बस थोड़ा सा करेक्शन के साथ याद रखिएगा कि इसका ये अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब मोर करेक्ट वर्जन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें एक और अगर आप थोड़ा सा अपडेट आप ऐड करना चाहो तो आप इसका भी मॉड ले लेते हो, इसे और बेहतर और सही और करेक्ट रखने के लिए। इसमें भी कोई बुराई नहीं, बट इसका मॉड लेने से वो एरर का स्कोप पूरा खत्म हो जाता है और इससे और बेहतर रिजल्ट और एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम मैक्सिमम वैल्यू जरूर निकाल पाए, पर हम मिनिमम भी निकाल पाते अगर ये कुछ ऐसा चीज़ें दी होती तो बिल्कुल इस तरीके से आप इसे यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से तो इस स्टेप में कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सेकंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी दोनों ही अच्छे से क्लियर है, और आपको ये पॉइंट भी समझ आ रहा है कि किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट का मॉड या उसका मॉड दोनों ही इक्वल होंगे, मतलब z का मॉड या z बार का मॉड दोनों ही हमेशा इक्वल होते हैं। आज के लेक्चर में मेजरली हमारा जो एम्फेसिस था वो किन दो चीज़ों पर बेस्ड था? सर मॉड्यूलस की हमने प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर की, उनको कॉन्जुगेट्स के साथ करके देखा चीज़ों को, और दूसरी बात हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ को एक्सप्लोर किया और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए जेईई मेंस के भी ऑफ कोर्स, ताकि हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ पाए इन क्वेश्चंस को लेकर। इसी के साथ साथ अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड होगा वो होगा बेस्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट पर। आज हमने आर्ग्यूमेंट के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। नेक्स्ट लेक्चर डेडिकेटेडली आर्ग्यूमेंट के बारे में होगा। हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे बिहेव करता है, अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे उसे निकाला जाता है, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं और कैसे चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, और आर्ग्यूमेंट पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने कॉन्जुगेट पढ़ा, जैसे हमने मॉड्यूलस पढ़ा, अब वैसे ही हम आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे। जैसे हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जैसे हमने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स उसमें भी हम आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जेईई मेंस और एडवांस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ऑफ कोर्स, ताकि इलस्ट्रेशन के साथ आप उस कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी समझ पाएं। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरा यकीन है आज के लेक्चर में तो कोई परेशानी नहीं है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने की सभी अच्छे से डिटेल में क्लैरिटी के साथ समझ आई है, हर एक चीज़ पर क्लैरिटी है, कहीं भी किसी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन नहीं है, हर एक कंसेप्ट क्लियर है, मेरा ऐसा यकीन है। पर सबसे ज़रूरी बात, आई होप आप ये जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स और अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT जेईई नीट, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर में हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम, पूरा पैकेज एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IIT जेईई के एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT जेईई नीट पर जा सकते हैं। वहाँ पर सब कुछ प्लेलिस्ट में सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, DPPs भी हैं, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड देयर। या फिर आप चाहें तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन या वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाकर चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। सब कुछ सिस्टमैटिकली है, जो भी कोर्स आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे आप IIT जेईई के एस्पिरेंट हैं तो आप IIT जेईई सेगमेंट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको क्लास वाइज मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और क्लास वाइज 11th एंड 12th का इवन फाउंडेशन क्लास के आपके लेक्चर्स सब कुछ सिस्टमैटिकली दिखाई देगा। जैसे मान लो अगर आप 11th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का क्लासेस या लेक्चर्स देखना चाह रहे हो, चैप्टर वाइज चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, तो आप 11th मैथ्स पर क्लिक करिए, आपको चैप्टर्स दिखेंगे, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ क्लिक करिए और उसके लेक्चर्स वॉच नाउ पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट बफर फ्री मोड में फुल स्क्रीन में आप एंजॉय कर सकते हैं। वहीं DPP की PDF मिल जाएंगे, वहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको पर चैप्टर 1500 क्वेश्चंस, यानी हर टॉपिक पर 100 क्वेश्चंस, वो भी आपको मिल जाएंगे। वहीं पर आपको डाउट पूछने का लिंक आस्क योर डाउट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आस्क योर डाउट, उसके थ्रू आप अपने डाउट्स भी हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है, अगर आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, इनसे आप IIT जेईई जैसे एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं, तो उन्हें लाइक ज़रूर करेगा सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करने से आप हमेशा कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे, आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे, आपका कोई भी नया जो भी वीडियो रिलीज़ होता है वो मिस नहीं होगा, आप हमेशा चीज़ें सिंक में रखते रहेंगे ताकि बैकलॉग क्रिएट नहीं हो।
और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, एक बार इमेजिन करिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हम चाहते हैं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो भी IIT JEE जैसे एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर पाएँ और इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ और बेनिफिट ले पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।